हेलो एंड वेलकम बैक टू सीरोटाइप डेल्टा। आज की क्लास में हम अपनी ग्राम पॉजिटिव कोकाई की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में पढ़ना चालू कर दिया था। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था और हमने इसके वायरुलेंस फैक्टर्स को स्टार्ट कर दिया था कवर करना। एंड वायरुलेंस फैक्टर्स के अंदर हमने सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर्स स्टडी कर लिए थे, जिसको हमने मेमोनिक बनाया था माइक्रो सेल पीपीटी। आप वो लेक्चर देख सकते हैं अगर आपने सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर स्टडी नहीं करे तो। आज की क्लास में हमारा टॉपिक्स रहेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स एंड इसके टॉक्सिन्स, एंड उसके अलावा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इन 3 टॉपिक्स को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। जो बुक हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो वही वाली है, अपूर्वा शास्त्री एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी बाय अपूर्वा शास्त्री, 4th एडिशन। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स को हमने याद रखने का मेथड बनाया था एक। उसको हमने कैसे याद रखने का मेथड बनाया था? हमने याद रखा था कि एक तो होता है कोएगुलेज और एक होते हैं बाकी के सारे। बाकी के सारे हमने कैसे याद रखे थे? हमने कहा था कि हम बाहर से अंदर चलेंगे। तो हम बाहर से अंदर कैसे गए थे? हमने सबसे बाहर देखा था, सबसे बाहर होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में आपको क्या मिलती है? हाइलुरोनिक एसिड मिलती है। तो उसको तोड़ने वाला कौन सा एंजाइम है? हाइलुरोनिडेज। थोड़ा और अंदर जाएंगे तो आपको सेल मेम्ब्रेन मिल जाएगी। अब सेल मेम्ब्रेन को कौन तोड़ेगा? लाइपेज, फॉस्फोलाइपेज। एंड और अंदर आप चले जाएंगे तो आपको एक तो मिलेंगे प्रोटीन और डीएनए। तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए होता है हमारे पास प्रोटीएज, और डीएनए को कौन तोड़ेगा? डीएनए को तोड़ने के लिए हमने 2 एंजाइम देखे थे। कौन से? डीएनएज एंड हीट स्टेबल थर्मोन्यूक्लियस। इसके अलावा एक और मेंशन्ड है आपकी बुक में जिसका नाम है स्टेफाइलोकाइनेज, जिसको हम कोएगुलेज के साथ लिखेंगे। हम इसको कोएगुलेज के साथ क्यों मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि जो कोएगुलेज एंड स्टेफाइलोकाइनेज होते हैं इनके एक्शंस ऑपोजिट होते हैं। तो हम देखेंगे कि कोएगुलेज फाइब्रिन से क्लॉट बनवा रहे हैं, स्टेफाइलोकाइनेज उसी क्लॉट को तोड़ रहा है। तो अब ऐसा क्यों होता है हम एक एक करके देखते हैं, स्टार्टिंग विद कोएगुलेज। अब कोएगुलेज एंजाइम के बारे में हमने लास्ट क्लास में क्या स्टडी किया था? हमने पुरानी क्लासेस में कोएगुलेज एंजाइम के बारे में देखा था कि ये कोएगुलेज भी 2 टाइप का होता है। एक तो फ्री कोएगुलेज होता है, एक बाउंड कोएगुलेज होता है। तो बाउंड कोएगुलेज हमने इसका किस में डिस्कस कर लिया था? हमने इसका सेल वॉल एसोसिएटेड वायरुलेंस फैक्टर्स में हमने इसका बाउंड कोएगुलेज डिस्कस कर लिया था। हमने बाउंड कोएगुलेज के बारे में क्या क्या देखा था कि बाउंड कोएगुलेज जो होता है वो एक तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में मिलता है, उसके अलावा ये स्टेफाइलोकोकस लग्डनेंसिस एंड स्टेफाइलोकोकस श्लाइफेरी, ये दोनों जो स्टेफाइलोकोकस लग्डनेंसिस एंड श्लाइफेरी है, ये कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई में आते हैं, लेकिन फिर भी ये बाउंड कोएगुलेज को एक्सप्रेस करते हैं अपनी सरफेस पे। तो यहाँ पे हम कौन सा कोएगुलेज डिस्कस कर रहे हैं? हम यहाँ फ्री कोएगुलेज डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्री कोएगुलेज कौन सा टेस्ट पॉजिटिव करवाता है? इसका ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट। फ्री कोएगुलेज की वजह से कौन सा टेस्ट पॉजिटिव आता है? ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट। ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट पॉजिटिव आएगा फ्री कोएगुलेज की वजह से, जबकि बाउंड कोएगुलेज की वजह से कौन सा आ रहा था? स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट। तो इसका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट एंड ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट दोनों पॉजिटिव आता है। तो एक पॉइंट तो इसका ये हो गया कि जो हमारा फ्री कोएगुलेज ये प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वजह से ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अच्छा, जो हमारा फ्री कोएगुलेज है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में, इसको ही इसका प्रिंसिपल वायरुलेंस फैक्टर कहा गया है। प्रिंसिपल वायरुलेंस फैक्टर। इसको प्रिंसिपल वायरुलेंस फैक्टर क्यों कहा? क्योंकि ये जैसे ही हमारी ब्लड के कांटेक्ट में आता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, वो इस फ्री कोएगुलेज को सीक्रेट कर लेता है। तो उससे क्या होता है? उससे हमारे ब्लड के अंदर जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसका एक्टिवेशन ये फ्री कोएगुलेज करवा देता है टू थ्रोम्बिन। और ये जो थ्रोम्बिन होगा ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो फाइब्रिन होता है यही हमारे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के अराउंड एक प्रोटेक्टिव क्लॉट बना लेता है। ये हमारे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो गया, जैसे मान लीजिए उसकी कॉलोनी हो गई है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की, कहीं पे भी हमारी बॉडी के अंदर बन रही है। तो ये मान लीजिए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की कॉलोनीज़ हैं और इनके अराउंड प्रोटेक्टिव सा क्लॉट बन जाएगा फाइब्रिन का। ये फाइब्रिन का क्लॉट ये क्यों बनवा रहे हैं? क्योंकि ये फाइब्रिन का क्लॉट इसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इम्यून सिस्टम।
इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करेगा एक तो, उसके अलावा किससे प्रोटेक्ट करेगा, एंटीबायोटिक्स से। इम्यून सिस्टम से कैसे प्रोटेक्ट करेगा, न्यूट्रोफिल से इसको फेगोसाइटोसिस से बचा लेगा। तो कोएगुलेज के बारे में हमने क्या देखा, कोएगुलेज हम कौन सा वाला डिस्कस कर रहे हैं एंजाइम्स के अंदर, फ्री कोएगुलेज। जो बाउंड कोएगुलेज था वो हमने किस में डिस्कस किया था, सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर्स में। तो जो फ्री कोएगुलेज होता है उसकी वजह से इसका ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ये इसका प्रिंसिपल वायरुलेंस फैक्टर है जो कि क्या करता है, ब्लड के कॉन्टैक्ट में आते ही प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। एंड जो प्रोथ्रोम्बिन है वो फाइब्रिनोजिन को एक्टिवेट करके फाइब्रिन का क्लॉट बनवा देगा, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्टिव क्लॉट इसके अराउंड बन जाएगा। अब ये जो प्रोटेक्टिव क्लॉट है इसको इम्यून सिस्टम में न्यूट्रोफिल्स के अटैक से और एंटीबायोटिक्स से, दोनों से प्रोटेक्ट करता है। तो हमने कोएगुलेज के साथ कोएगुलेज स्टडी कर लिया। उसी के साथ में हमने कौन सा प्लेस किया था, उसी के साथ में हमने प्लेस किया था स्टेफाइलोकाइनेज को। तो अब ये स्टेफाइलोकाइनेज का क्या काम है, बेसिकली इसने अपने अराउंड प्रोटेक्टिव क्लॉट तो बना लिया, लेकिन इसको इन्फेक्शन अगर स्प्रेड करना है बॉडी के दूसरे पार्ट्स में तो वो ये कैसे करेगा, उसके लिए ये स्टेफाइलोकाइनेज का इस्तेमाल करता है। स्टेफाइलोकाइनेज अगर ये यूज़ करेगा तो ये जो क्लॉट होगा ये लाइज हो जाएगा, दिस क्लॉट विल बी लाइज्ड। स्टेफाइलोकाइनेज, ये स्टेफाइलोकाइनेज लिख दिया, ये इस क्लॉट को लाइज कर देगा। इस क्लॉट को ये लाइज करेगा तो इसको क्या फ़ायदा है, इससे ही इन्फेक्शन अपना स्प्रेड कर सकता है। तो जब भी इसको प्रोटेक्शन चाहिए, अपने लिए सेफ्टी चाहिए, तो ये फाइब्रिन का क्लॉट बनवा देगा। और जब इसको इन्फेक्शन स्प्रेड करना है तो ये स्टेफाइलोकाइनेज यूज़ करके अपने बॉडी में इन्फेक्शन को ये स्प्रेड करेगा। अब हम बाकी के एंजाइम्स को भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। हाइलुरोनिडेज जो होता है वो हमारी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करेगा, वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा तो ये बैक्टीरिया के स्प्रेड में हेल्प करेगा। लाइपेज, फॉस्फोलाइपेज और प्रोटीएज, ये भी सिमिलर फंक्शन ही है, ये इसके स्प्रेड में हेल्प कर रहे हैं और ये इसको न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करवा रहे हैं हमारी बॉडी से। जैसे कि कहीं पे भी हमारी बॉडी में ज़्यादा फैट होगा, उधर से ये लाइपेज फॉस्फोलाइपेज यूज़ करके फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल वगैरह निकलवा लेगा, ताकि ये उनको अपने न्यूट्रिएंट्स के सोर्स की तरह यूज़ कर ले। अच्छा, अभी जो डीएनएज एंड हीट स्टेबल थर्मोन्यूक्लियस हैं ये थोड़े इंटरेस्टिंग है। हमारी बुक में इनके बारे में क्या लिखा है, इनके बारे में हमारी बुक में मेंशन्ड है कि ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक टू स्टेफाइलोकोकस ऑरियस अमंग स्टेफाइलोकोकाई। तो ये जो डीएनएज हैं, डीएनएज एंड हीट स्टेबल थर्मोन्यूक्लियस, हीट स्टेबल, एच मतलब हीट स्टेबल, HST लिख रहे हैं फॉर शॉर्ट, हीट स्टेबल थर्मोन्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो डीएनएज एंड हीट स्टेबल थर्मोन्यूक्लियस हैं ये किसके लिए स्पेसिफिक हैं, ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए स्पेसिफिक है। हमारी बुक में ऐसा लिखा हुआ है, अमंग स्टेफाइलोकोकाई। मतलब जो सारे स्टेफाइलोकोका हैं उनमें से सिर्फ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है जो इनको प्रोड्यूस करता है। जो हमारे कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई होंगे वो इनको प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब इसका क्या फंक्शन है, इसका ये फंक्शन है, ये इसको न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रैप्स, NET, न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रैप्स क्या होता है, हमारा जो न्यूट्रोफिल होता है वो अपना उसकी जब मर रहा होता है तो वो क्या करता है, वो अपने DNA को ऐसे बाहर फेंक देता है, एक मैश बना लेता है DNA की, ये उसके DNA की मैश है। और DNA कौन सा चार्ज कैरी करता है, DNA में पता ही है नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। और हम एक चीज़ फैक्ट जानते हैं, चलिए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में हम एक न्यू फैक्ट जानते हैं कि जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है उसकी सरफेस ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज की होती है। तो अब आप देखिए DNA जो है वो नेगेटिव चार्ज है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या होगा, वो इसके ऊपर स्टक हो जाएगा आके। और जो ये न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रैप्स होते हैं इनके ऊपर से ये सिर्फ DNA नहीं कैरी करते, ये कुछ एंटी माइक्रोबियल्स को भी कैरी करते हैं, इनके ऊपर एंटी माइक्रोबियल्स भी प्रेजेंट हैं। तो उससे क्या होगा, ये जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जिस पर ट्रैप हुए हैं इनकी किलिंग हो जाएगी, ये मर जाएंगे, क्योंकि इन न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रैप्स के अंदर एंटी माइक्रोबियल्स भी प्रेजेंट थे। तो अब ये क्या करता है, अब ये डीएनएज एंड हीट स्टेबल थर्मोन्यूक्लियस क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, ताकि वो इन्हीं नेट्स को ये डाइजेस्ट कर सके, ये नेट्स की लाइसिस करवा दे, इनका लाइसिस करवा देता है ताकि ये अपने आप को बचा सके न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रैप्स से। अच्छा, हमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रैप्स के बारे में कि अगर ये यूज़ होते हैं, ये अगर हमारी बॉडी में बनते हैं न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रैप्स, तो इससे कौन से डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, यस, इससे बढ़ता है रिस्क ऑफ लूपस। क्यों, क्योंकि हमारे ये फिर एंटी डीएनए एंटीबॉडीज़, DSDNA एंटी DSDNA एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने लग जाएंगी, तो हमारे ऑटो इम्यून अटैक चालू हो जाएगा बॉडी के सारे टिश्यूज़ के ऊपर। तो ये तो बस एक्स्ट्रा फैक्ट थी बस एक, कि ये डीएनएज एंड हीट स्टेबल थर्मोन्यूक्लियस क्यों प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम एक बार जल्दी से इसके एंजाइम्स के बारे में रीड कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने कुछ मिस तो नहीं किया। तो हम इसके एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे।
starting with coagulase. The unique feature of Staphylococcus aureus is that it secretes coagulase enzyme. ये coagulase enzyme जो है ये इसको coagulase negative Staphylococci से differentiate करवाता है. द प्रिंसिपल वायरुलेंस फैक्टर, इसको प्रिंसिपल वायरुलेंस फैक्टर बोला गया है हमारे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का. इन होस्ट व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ब्लड ब्रिंग्स अबाउट क्लॉटिंग और कोएगुलेशन. ये जो कोएगुलेज एंजाइम है ये जैसे ही हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आता है ये प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेशन करवाता है. फिर वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन क्या करता है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करके एक प्रोटेक्टिव क्लॉट बना लेता है कॉलोनीज के अराउंड इसकी. In host, when it comes in contact with blood, it brings about clotting or coagulation of blood by activating prothrombin, which in turn converts fibrinogen to fibrin. ये हमने देख ही लिया. The fibrin clot surrounding the bacteria may protect it from phagocytosis and other defense mechanisms. This property also serves as the basis of tube coagulase test. ये हमने क्या देखा था कि जो फ्री कोएगुलेज होता है, फ्री कोएगुलेज, ये वाला कौन सा कोएगुलेज है, ये फ्री कोएगुलेज. हमने देखा था कोएगुलेज दो टाइप का होता है, फ्री एंड बाउंड. तो फ्री कोएगुलेज कौन सा टेस्ट में पॉजिटिव आता है, वो ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट में पॉजिटिव आता है. जबकि बाउंड कोएगुलेज किस में पॉजिटिव आता है, वो स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट में पॉजिटिव आता है. और हमने देखा था कि दो टाइप के कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई, लग्डनेंसिस और स्लाइफेरी, वो स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट पॉजिटिव दे रहे थे क्योंकि वो बाउंड कोएगुलेज का प्रोडक्शन करते हैं, पर वो कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई में क्यों आते, क्योंकि वो फ्री कोएगुलेज नहीं बनाते, तो उनका ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट नेगेटिव आएगा, जबकि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए वो पॉजिटिव आएगा. This property also serves as the basis of tube coagulase test, the most important test used for the identification of Staphylococcus aureus. Other enzymes, heat stable thermonucleases and DNAs जो इसको न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रासेल्युलर ट्रैप से प्रोटेक्ट करते हैं, are the enzymes that are specific to Staphylococcus aureus, not produced by any other staphylococcal species. Staphylokinase, fibrinolysin, ये जो अपन ने देखा था coagulase के साथ, फाइब्रिनोलाइसिन ब्रेक्स डाउन फाइब्रिन क्लॉट्स एंड मे फैसिलिटेट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन. ये हमने देख ही लिया था. जब इसको फाइब्रिन का क्लॉट कब चाहिए, जब इसको प्रोटेक्शन चाहिए अपने लिए, लेकिन जब इसको इन्फेक्शन की स्प्रेड करवाना है तो उसको वो क्लॉट लाइज करना पड़ेगा, उसके लिए प्रोड्यूस करेगा स्टेफाइलोकाइनेज. हाइलुरोनिडेज ब्रेक्स डाउन द कनेक्टिव टिश्यू नेटवर्क, ये भी काफ़ी सिंपल है, ये भी हमने देख ही लिया. लाइपेज एंड फॉस्फोलाइपेजेस ब्रेक डाउन द लिपिड्स. लिपिड्स ये ब्रेक डाउन करेगा तो ये हमारी बॉडी में ज़्यादा फैट है वहाँ से न्यूट्रिएंट्स निकाल पाएगा और उधर ग्रो कर पाएगा. अब हम आ जाते हैं इसके टॉक्सिन्स के बारे में. हम अब इसके डिस्कस करेंगे टॉक्सिन्स. और टॉक्सिन्स के लिए भी हमने एक ट्रिक बना रखी थी जो थी मीट, MEET, MEENT. एम से हमने क्या याद रखा था, मेम्ब्रेन एक्टिव टॉक्सिन्स. ई से हमने याद रखा था एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन. एपिडर्मोलाइटिक या इसी को एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन भी बोलते हैं. दूसरे ई से हमने याद रखा था एंटेरोटॉक्सिन. और लास्टली हमने टी से याद रखा था टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एसोसिएटेड टॉक्सिन्स, TSST1 एंड TSST2. एक्चुअली हम बाद में देखेंगे कि ये जो TSST1 होता है ये एक टाइप का एंटेरोटॉक्सिन ही है, और एंटेरोटॉक्सिन्स को हमने एक्चुअली बाद में देखेंगे कि ये सीरोटाइप्स में हमने डिवाइड किया था, और उसका जो सीरोटाइप F होता है वही TSST1 होता है. तो वो तो हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे. लेट्स बिगिन विद मेम्ब्रेन एक्टिव टॉक्सिन्स. अब ये मेम्ब्रेन एक्टिव टॉक्सिन्स क्या होते हैं. अब मेम्ब्रेन एक्टिव टॉक्सिन्स को याद रखने के लिए हमने क्या बोला था, आप याद रख लीजिए RBC WBC. अगर आप RBC याद रखेंगे तो आपको याद आएगा हीमोलाइसिन्स, और WBC याद रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा ल्यूकोसाइडेंस. अच्छा, ये हीमोलाइसिन्स क्या होते हैं, हमने पहले देखा था पुरानी लेक्चर्स के अंदर कि जो हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है वो एक बीटा हीमोलाइटिक बैक्टीरिया है. वो ब्लड अगार पे बीटा हीमोलाइसिस शो करता है, यानी उसके अराउंड जोन ऑफ क्लियर एरिया बन जाता है ब्लड अगार के अंदर, उसकी कॉलोनीज के अराउंड. तो वो क्यों है, वो इस हीमोलाइसिन्स टॉक्सिन्स की वजह से ही है. अब तो हीमोलाइसिन्स क्या करते हैं, हीमोलाइसिन्स एक्चुअली 4 टाइप के होते हैं. हीमोलाइसिन्स हमारे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के 4 टाइप के होता है, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा. अल्फा हीमोलाइसिन, बीटा हीमोलाइसिन, गामा हीमोलाइसिन एंड डेल्टा हीमोलाइसिन. और इनमें से हम अच्छा, ये जो गामा हीमोलाइसिन होता है ये एक्चुअली अकेला काम नहीं कर सकता. इस गामा हीमोलाइसिन को ल्यूकोसाइडेंस की हेल्प चाहिए. ये तभी एक्ट करेगा जब ये ल्यूकोसाइडेंस के साथ हो. बाकी के अल्फा, बीटा, डेल्टा हीमोलाइसिन्स नॉर्मली वर्क कर लेते हैं, लेकिन ये जो गामा हीमोलाइसिन है इसको ल्यूकोसाइडेंस के साथ ही काम करना है. अच्छा, ये हीमोलाइसिन्स की प्रॉपर्टी क्या होती है आप याद रख सकते हैं. एक तो ये RBC की मेम्ब्रेन डैमेज करके हीमोलाइसिस करवाएगा,
हीमोलाइसिस। उसके अलावा बाकी क्या आप याद रख लीजिए, इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ और दे रखी है जिसको आप याद रख सकते हैं NLCD से, NLCD, न्यूरोटॉक्सिक, ल्यूकोसाइडल, साइटोटॉक्सिक, डर्मोनेक्रोटिक। तो इन इसकी बाकी की 4 प्रॉपर्टीज़ क्या है? न्यूरोटॉक्सिक, ल्यूकोसाइडल, साइटोटॉक्सिक एंड डर्मोनेक्रोटिक। तो इतने में हमारे हीमोलाइसिस कवर हो गए। हीमोलाइसिस के अंदर हमने क्या देखा? हीमोलाइसिस 4 टाइप के होते हैं, जिसमें से जो गामा हीमोलाइसिन है उसको ल्यूकोसाइडिन्स की हेल्प चाहिए एक्ट करने के लिए। और हीमोलाइसिस की प्रॉपर्टी क्या होती है? मेन प्रॉपर्टी तो एज नेम इंडिकेट्स हीमोलाइसिस है, क्योंकि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस क्या है? बीटा हीमोलाइटिक बैक्टीरिया, बीटा हीमोलाइसिस वो करते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ और मेंशन्ड है हमारी बुक में, न्यूरोटॉक्सिक, ल्यूकोसाइडल, साइटोटॉक्सिक, डर्मोनेक्रोटिक। अच्छा, तो हीमोलाइसिस ये हमारे कवर हो गए इस बॉक्स के अंदर। अब हम देखेंगे बचे हुए ल्यूकोसाइडिन्स, ल्यूकोसाइडिन्स, एक सेकेंड, ल्यूकोसाइडिन्स। अच्छा, ल्यूकोसाइडिन्स का ही दूसरा नाम भी होता है एक पैंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन, पैंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन्स। इनको ही हम क्या बोलते हैं? पीवी टॉक्सिन्स फॉर शॉर्ट, पैंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन या फिर पीवी टॉक्सिन, पैंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन या फिर पीवी टॉक्सिन्स इन शॉर्ट। ये क्या करते हैं? इनको ये इंडिविजुअली तो ये भी इनएक्टिव होते हैं। अब क्या होता है, जो ल्यूकोसाइडिन्स होते हैं उनको क्या चाहिए? गामा हीमोलाइसिन चाहिए, गामा हीमोलाइसिन को क्या चाहिए? ल्यूकोसाइडिन चाहिए। तो इंडिविजुअली दोनों ही इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव इंडिविजुअली। लेकिन जब ये गामा हीमोलाइसिन के साथ आ जाते हैं, तो गामा हीमोलाइसिन और ल्यूकोसाइडिन, गामा हीमोलाइसिन प्लस ल्यूकोसाइडिन, टुगेदर, जब ये साथ में आ जाते हैं तो क्या होता है? साथ में इनको हम बोलते हैं सिनर्जो हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन, सिनर्जो हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअली तो ये दोनों ही इनएक्टिव है, लेकिन अगर गामा हीमोलाइसिन ल्यूकोसाइडिन के साथ में आ जाए तो इनको हम बोलेंगे सिनर्जो हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन। अच्छा, ल्यूकोसाइडिन्स के बारे में एक और पॉइंट है कि ये मर्सा के ऊपर एक्सप्रेस होते हैं मोस्ट कॉमनली, मर्सा, MRSA, सिनर्जो हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन। इनको हम किसके साथ कहते हैं? गामा हीमोलाइसिन के साथ। और ये मर्सा के ऊपर मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस होते हैं। मर्सा यानी कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। क्योंकि ये मर्सा के ऊपर मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस होते हैं, इसलिए ये कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। कम्युनिटी एक्वायर्ड मतलब ये अपनी पेशेंट अपनी कम्युनिटी से लेके आएगा इन्फेक्शन हो। एक तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड होता है, एक कम्युनिटी एक्वायर्ड होता है। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड मतलब जो पेशेंट जहाँ पे अपनी जिस कम्युनिटी में रहता है उधर से ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन ले आएगा। कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस का कॉमन कॉज है मर्सा, जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर सबसे कॉमनली एक्सप्रेस होता है सिनर्जो हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन या फिर पैंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन। अब हम एक बार मेम्ब्रेन एक्टिव टॉक्सिन्स को बुक से रीड कर लेते हैं ताकि हम देख लें हमने कोई पॉइंट मिस तो नहीं किया। तो टॉक्सिन्स में सबसे पहले मेम्ब्रेन एक्टिव टॉक्सिन्स, जिसके अंदर 2 टाइप होते हैं, हीमोलाइसिन्स एंड ल्यूकोसाइडिन्स। ल्यूकोसाइडिन्स का दूसरा नाम क्या है? पैंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन। तो जो हीमोलाइसिन्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर लिखा है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस प्रोड्यूसेस 4 डिस्टिंक्ट हीमोलाइसिन्स, यानी ये 4 टाइप की हीमोलाइसिन्स प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा हीमोलाइसिन्स। दे आर मेम्ब्रेन डैमेजिंग टॉक्सिन्स। ये क्या करते हैं? ये मेम्ब्रेन डैमेज करते हैं। कौन से सेल्स की? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एक्सेट्रा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मैक्रोफेज, इनकी मेम्ब्रेन को ये डैमेज करते हैं। दे आर मेम्ब्रेन डैमेजिंग टॉक्सिन्स एक्ट ऑन रेड ब्लड सेल्स लीडिंग टू हीमोलाइसिस। ये हीमोलाइसिस पे एक्ट करते हैं। तभी तो हमने देखा था पहले की क्लासेस में कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कैसा बैक्टीरिया? बीटा हीमोलाइटिक, एक्ट ऑन leading to hemolysis. They exhibit various actions such as dermonecrotic, साइटोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक एंड ल्यूकोसाइडल, जिसको अपन ने देख ही लिया था NLCD से। NLCD यहाँ पे अपन ने लिखा था, आपको याद ना हुआ हो तो NLCD, न्यूरोटॉक्सिक, ल्यूकोसाइडल, साइटोटॉक्सिक, डर्मोनेक्रोटिक।
तो ये 4 वही पॉइंट्स है जो हमने एनएलसीडी में देख लिए थे। ल्यूकोसाइडिन्स, पैंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पैंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन। हमने ये देख ही लिया कि इसका दूसरा नाम क्या है, पैंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन। नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवरर्स, यानी पैंटन एंड वैलेंटाइन जो थे ये उसके डिस्कवरर्स थे, उनके आफ्टर ही नेम किया इसको पैंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन को। इट एक्ट सिनर्जिस्टिकली विद गामा हीमोलाइसिन, यानी इसको क्या चाहिए एक्ट करने के लिए, इसको गामा हीमोलाइसिन चाहिए। गामा हीमोलाइसिन, गामा हीमोलाइसिन इनके बिना एक्ट नहीं कर सकता, ये गामा हीमोलाइसिन के बिना एक्ट नहीं कर सकते। इट एक्ट सिनर्जिस्टिकली विद गामा हीमोलाइसिन टू डैमेज ल्यूकोसाइट्स, आरबीसीज एंड मैक्रोफेजेस, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और मैक्रोफेज, इन तीनों का ये डैमेज करते हैं मेम्ब्रेन। किससे, कैसे, किस फॉर्म में, सिनर्जो हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन के फॉर्म में। सिनर्जो हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन्स, गामा हीमोलाइसिन एंड पैंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन आर कॉल्ड एज सिनर्जो हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन। मतलब गामा हीमोलाइसिन जब साथ में आ जाए पैंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन के, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जो हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन साथ में। बिकॉज दे आर नॉट एक्टिव इंडिविजुअली बट इन कॉम्बिनेशन दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हीमोलाइटिक एंड ल्यूकोसाइडल एक्टिविटी। इंडिविजुअली तो दोनों ही एक्टिव नहीं है, लेकिन जब कॉम्बिनेशन हो जाए इनका, जब ये साथ में आ जाए गामा हीमोलाइसिन और पैंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन, तो ये क्या करते हैं, ये हीमोलाइटिक एक्टिविटी दिखाते हैं, यानी ये हीमोलाइसिस करवा देंगे जो बीटा हीमोलाइसिस हमने देखा था, एंड ल्यूकोसाइडल एक्टिविटी, यानी कि ये डब्ल्यूबीसी और माइक्रोफेज की मेम्ब्रेन को ये डैमेज कर देंगे। पैंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन इज एक्सप्रेस्ड ऑन एमआरएसए, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस स्ट्रेन्स, यानी जो मेथिसिलिन एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस का स्ट्रेन है वो एमआरएसए है, विच आर एसोसिएटेड विद द कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। तो जो कम्युनिटी से एक्वायर्ड इन्फेक्शन है उसमें बहुत कॉमनली एसोसिएटेड कौन सा, एमआरएसए, जिसकी सर्फेस पे क्या होता है, एक्सप्रेस पैंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन। तो हमने मेम्ब्रेन एक्टिव टॉक्सिन डिस्कस कर लिया, अब हम बाकी के टॉक्सिन्स को डिस्कस करते हैं एक बार जल्दी से। अब हम डिस्कस करेंगे इसका एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन या एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन। अच्छा, तो ये एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन क्या होता है, एज नेम इंडिकेट्स, ये हमारी स्किन के ऊपर एक्ट करेगा। तो एक्चुअली क्या होता है, इससे एक सिंड्रोम होता है जिसको हम बोलते हैं SSS सिंड्रोम। ये SSS सिंड्रोम क्या है, स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड, SCALDED, स्कैल्डेड स्किन। कौन सा सिंड्रोम है ये, स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम, SSS सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो हमारी स्किन की एपिडर्मिस होती है, यानी आउटर मोस्ट लेयर होती है जो बाहर से विजिबल होती है, वो उखड़ जाती है, वो लिटरली एक्सफोलिएट हो जाती है। एक्सफोलिएशन ऑफ आउटर मोस्ट एपिडर्मिस ऑफ स्किन। इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है कि जो हमारी स्किन की आउटर मोस्ट एपिडर्मिस वाली लेयर होती है वो शेड होने लग जाती है, उसका एक्सफोलिएशन हो जाता है, या फिर वो उसका एपिडर्मिस का लाइसिस हो जाता है, एपिडर्मोलाइटिक, एपिडर्मिस का लाइसिस। अच्छा, अभी क्या होता है इसके अंदर मान आप देखिए कि जो आपकी बाहर की स्किन होती है, यानी जो बाहर से हमारी स्किन विजिबल है, उसी को ही अफेक्ट करता है। जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है उसको ही अफेक्ट नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है, अब ऐसा इसलिए होता है, एक चीज़ होती है डेस्मोग्लाइन, एक प्रोटीन होता है डेस्मोग्लाइन। ये डेस्मोग्लाइन क्या होता है, ये डेस्मोग्लाइन हमारे एपिडर्मिस के स्किन के सेल्स को, जो हमारी आउटर मोस्ट स्किन के सेल्स हैं, उनको ये साथ में होल्ड करके रखता है। ये मान लीजिए आपके एपिडर्मिस के स्किन के सेल्स हैं, तो इनको पकड़ के कौन रख रहा है, इनको पकड़ के रख रहा है हमारा डेस्मोग्लाइन। ये क्या है, ये डेस्मोग्लाइन से हेल्ड टुगेदर है। अभी डेस्मोग्लाइन भी क्या होता है, ये दो टाइप का पढ़ लेंगे हम। एक तो है डेस्मोग्लाइन 1 एंड डेस्मोग्लाइन 3। तो ये जो डेस्मोग्लाइन 1 है और डेस्मोग्लाइन 3 है, डेस्मोग्लाइन 1 आपको कहाँ मिलेगा, आपको आपकी स्किन के अंदर मिलेगा, जबकि डेस्मोग्लाइन 3 कहाँ है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स। तो जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का, ये जो स्टेफाइलोकोकस का ऑरियस का एपिडर्मोलाइटिक या एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन है, ये किस पे एक्ट करता है, सिर्फ डेस्मोग्लाइन 1 पे एक्ट करता है, ये डेस्मोग्लाइन 3 पे एक्ट नहीं करेगा। तो हमारी बुक में इसके बारे में क्या लिखा है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर स्पेयर्ड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये डेस्मोग्लाइन 1 पे ही एक्ट कर रहा है, तो ये स्किन के ही ऊपर एक्सफोलिएशन कराएगा, ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ऊपर एक्ट नहीं करेगा। अच्छा, इसके बारे में एक और चीज़ लिखी है कि ये किसके ऊपर ज़्यादा, ये किन केसेस में ज़्यादा मिलता है, ये हमको न्यूबॉर्न्स, जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उनमें ये ज़्यादा मिलेगा, जबकि एडल्ट्स में न्यूबॉर्न्स शो हायर रिस्क
ऑफ SSS सिंड्रोम। ये न्यूबॉर्न्स के अंदर ज़्यादा कॉमनली आपको दिखेगा, ये एडल्ट्स के अंदर रेयरली होता है, रेयर इन एडल्ट्स। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो हमारा एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन होता है, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, हम इसको ई लिख रहे हैं फॉर शॉर्ट। ये ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारा एक्सफोलिएटिव या एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन, एक्सफोलिएटिव एपिडर्मोलाइटिक एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कितने टाइप्स का होता है? ये 2 टाइप्स का होता है। एक तो हो गया हमारा ETA एंड ETB। ET स्टैंड्स फॉर एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन। ये इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है A एंड एक होता है B। अब ये किस पे बेसिस है, इसका क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है कि ये ETA जो होता है ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल DNA से कोडेड होता है, क्रोमोसोमल DNA कोडेड। ये बैक्टीरिया के जो क्रोमोसोमल DNA उसके ऊपर कोडेड होता है। और ये क्या होता है? ये हीट स्टेबल होता है, हीट स्टेबल। जबकि जो ETB होता है हमारा, जो ETB है ये किससे कोडेड है? ये प्लाज्मिड कोडेड है, प्लाज्मिड कोडेड। और ये क्या है? हीट लेबाइल, यानी ये हीट करने पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। जबकि ये वाला क्या है? ये हीट करने पे भी डिस्ट्रॉय नहीं होता और ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल DNA से कोडेड है। तो हमने इसमें क्या देखा? ये किसको डिस्ट्रॉय करता है? ये करता है डिस्ट्रॉय डेस्मोग्लाइन 1 को। डेस्मोग्लाइन 1 को डिस्ट्रॉय करेगा तो अब हमें इसकी मैनिफेस्टेशन कैसे दिखेगा? हमें इसको ऐसा दिखेगा कि जो इसका माइल्ड फॉर्म होगा, एक तो माइल्ड फॉर्म होगा और एक हो जाएगा हमारा सिवियर फॉर्म। डेस्मोग्लाइन 1 का डिस्ट्रक्शन कर देता है सिवियर फॉर्म। अब क्या होगा? माइल्ड फॉर्म के अंदर तो हमें बस पेनफुल फ्लूइड फिल्ड बुले या फिर वेसाइकल्स दिखेंगी। ये ऐसे स्किन के ऊपर इस तरीके से वेसाइकल्स फॉर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्किन है वो लूजन हो गई है और यहाँ पे क्या है? इन्फेक्शन है। तो यहाँ पे भी ये फ्लूइड फिल्ड वेसाइकल्स, पेनफुल फ्लूइड फिल्ड वेसाइकल्स या फिर बुले दिखाई देंगे। मतलब इसकी ये जो स्किन यहाँ पे लूज हो गई है उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वेसाइकल्स जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएंगे। जबकि जो सिवियर फॉर्म है इसका, सिवियर फॉर्म के अंदर जो एपिडर्मिस की लेयर है उसका क्या हो जाएगा? एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन ऑफ आउटर लेयर्स ऑफ स्किन। सिवियर फॉर्म में आउटर लेयर्स ऑफ स्किन का एक्सफोलिएशन हो जाएगा। एक्सफोलिएशन होगा तो हमें क्या दिखेगा? जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है स्किन की वो तो उखड़ गई और जो बीच उसके बाद क्या दिखेगा हमको? यहाँ पे रेडिश स्किन दिखेगी, रेडिश, जिसके लिए हमारी बुक ने क्या वर्ड यूज़ किया? डीन्यूडेड। रेडिश डीन्यूडेड स्किन हमें दिखाई देगी जो अपन स्किन की आउटर मोस्ट लेयर उखाड़ते हैं। स्किन की अगर आउटर मोस्ट लेयर उखड़ जाएगी तो हमें रेडिश अंडर वाली लेयर दिखेगी। तो जो अंदर की रेडिश लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे? डीन्यूडेड स्किन। अच्छा, एक चीज़ होती है निकोल्स की साइन, निकोल्स की साइन। अभी निकोल्स की साइन क्या है? निकोल्स की साइन ये है कि बेसिकली जो जिसका स्टेफाइलोकोकस, जिसका SSS सिंड्रोम का केस है, उसकी स्किन के ऊपर आप ऐसे जेंटल रबिंग भी करेंगे ना, तो जो सिवियर केस होगा उसका SSS सिंड्रोम में, आप स्किन के ऊपर सिंपल सी जेंटल रबिंग करेंगे तो भी एक्सफोलिएशन हो जाएगा, उससे भी एक्सफोलिएशन हो जाएगा, स्किन जेंटल रबिंग से भी उखड़ जाएगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? निकोल्स की साइन, डीन्यूडेशन ऑफ स्किन या एक्सफोलिएशन ऑफ एपिडर्मिस seen even on gentle rubbing। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है निकोल्स की साइन। और ये किस में दिखता है हमको? ये हमको दिखता है स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम। अच्छा, ये स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम जो है इसके भी कई फॉर्म्स होते हैं। तो इसके जो फॉर्म्स होते हैं बच्चों के अंदर, छोटा सा नियोनेट जो होता है उसके अंदर एक फॉर्म होता है इसका नियोनेटल। नियोनेट्स में हमको स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम किस फॉर्म में दिखेगा? उसको हम बोलते हैं रिटर्स सिंड्रोम, रिटर्स सिंड्रोम।
रिटर्स सिंड्रोम क्या है? बेसिकली नियोनेट के अंदर स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम हो गया सिवियर फॉर्म में, और उसको हम क्या बोलेंगे? उसके अंदर अपन को क्या क्या देखने को मिलेगा? उसके अंदर हमें दिखाएगा फ्लिप, FLIP। उसमें हम क्या नोटिस करेंगे? ये सिम्टम्स नोटिस करेंगे। सेकेंड, ये सिम्टम्स नोटिस करेंगे। फ्लिप से, F से फीवर, L से आप याद रखेंगे लेथार्जी, I से याद रखेंगे इरिटेबिलिटी, एंड P से हम क्या याद रखेंगे? P से याद रखेंगे पुअर फीडिंग। तो नियोनेट्स के अंदर जो स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम का मैनिफेस्टेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्स सिंड्रोम, SSS सिंड्रोम इन नियोनेट्स, SSS इन नियोनेट्स। और उसमें हमको क्या नोटिस करेंगे? हम नोटिस करेंगे फ्लिप हो रहा है। फ्लिप यानी फीवर, लेथार्जी, इरिटेबिलिटी एंड पुअर फीडिंग। अच्छा, इसके जो माइल्डर फॉर्म्स होते हैं वो भी 2 दे रखे हैं। ये तो सिवियर फॉर्म है नियोनेट्स के अंदर, एक 2 और है माइल्डर फॉर्म्स। 2 और के नाम मेंशन कर रखे हैं, उनको भी आप याद रख लीजिए, B और P से। BP, B से क्या होगा? बुलस इम्पेटिगो, और P से याद रखिएंगे पेम्फिगस नियोनेटोरम, ठीक है। तो ओवरऑल हमने स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम में क्या क्या देखा? SSS सिंड्रोम में हमने क्या देखा? ये एपिडर्मोलाइटिक या एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन की वजह से होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम, SSS सिंड्रोम। इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें ऑब्जर्व होता है एक्सफोलिएशन हो जाता है किसका? आउटर मोस्ट एपिडर्मिस ऑफ स्किन का। अब हमने थोड़ी सी इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी देखी थी। हमने देखा था कि जो हमारी स्किन होती है उसके अंदर एक प्रोटीन होता है डेस्मोग्लाइन। अब डेस्मोग्लाइन भी 2 टाइप का होता है, डेस्मोग्लाइन 1 एंड डेस्मोग्लाइन 3। जो डेस्मोग्लाइन 1 होता है वो हमारी नॉर्मल स्किन की बाहर वाली स्किन के ऊपर होता है, जबकि डेस्मोग्लाइन 3 हमें कहाँ मिलेगा? म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर। अब म्यूकस मेम्ब्रेन्स इसके अंदर, क्योंकि ये सिर्फ डेस्मोग्लाइन 1 पे एक्ट करता है हमारा एपिडर्मोलाइटिक या एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर स्पेयर्ड। अब क्या होता है? न्यूबॉर्न्स के अंदर स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम के रिस्क ज़्यादा होता है एडल्ट्स के कंपैरिजन में। न्यूबॉर्न्स में ज़्यादा कॉमनली हमको ये मिलता है, तो इसलिए हमने न्यूबॉर्न्स के अंदर मल्टीपल टाइप्स डिस्कस कर लिए इसके। हमने न्यूबॉर्न्स के अंदर कौन कौन से टाइप्स डिस्कस करे? एक तो सिवियर फॉर्म जिसका रिटर्स सिंड्रोम कहलाता है, सिवियर फॉर्म इन नियोनेट्स, सिवियर फॉर्म ऑफ SSS सिंड्रोम इन नियोनेट्स है रिटर्स सिंड्रोम। रिटर्स सिंड्रोम में हमको क्या मिलेगा? फ्लिप स्टैंड्स फॉर फीवर, लेथार्जी, इरिटेबिलिटी एंड पुअर फीडिंग। जो उसके दूसरे माइल्डर फॉर्म्स है नियोनेट्स के अंदर, वो कौन कौन से देखे हमने? BP, बुलस इम्पेटिगो एंड पेम्फिगस नियोनेटोरम। ये आपको याद करना पड़ेगा, बुलस इम्पेटिगो, पेम्फिगस नियोनेटोरम क्या है? माइल्डर फॉर्म्स है नियोनेट्स के अंदर। अच्छा, हमने इसकी थोड़ा सा मैकेनिज्म भी देख लिया कि डेस्मोग्लाइन 1 को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो इसके 2 फॉर्म्स हो सकते हैं, माइल्ड फॉर्म और सिवियर फॉर्म। माइल्ड फॉर्म में क्या होगा? माइल्ड फॉर्म के अंदर हमें बस पेनफुल वेसाइकल्स दिखेंगे, फ्लूइड फिल्ड पेनफुल वेसाइकल्स, जिनको हम बुले भी बोलते हैं। लेकिन जो सिवियर फॉर्म होगा उसके अंदर स्किन का, ये तो स्किन लूज हो रही थी उसकी वजह से वेसाइकल बन गई। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पूरा एक्सफोलिएशन हो जाएगा आउटर लेयर्स का स्किन की, तो नीचे जो रेडिश लेयर बच जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? डीन्यूडेड स्किन। हम उसको डीन्यूडेड स्किन बोलेंगे। फिर हमने एक और चीज़ देखी, क्या देखा हमने? निकोल्स्की साइन देखा। निकोल्स्की साइन में हमने क्या देखा? जो SSS सिंड्रोम होता है उसके अंदर डीन्यूडेशन हो जाता है स्किन का, या फिर एक्सफोलिएशन हो जाता है। किससे? बस जेंटल रबिंग से। आप इस तरह जेंटल रबिंग करेंगे पेशेंट की स्किन पे तो भी उससे एक्सफोलिएशन हो जाएगा। उतनी सी जेंटल सी रबिंग से ही एक्सफोलिएशन हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? निकोल्स्की साइन। निकोल्स्की साइन किसमें? SSS सिंड्रोम में देखा हमने। और हमने देख लिया कि जो एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन होता है वो 2 टाइप का होता है, A एंड B। ए टाइप में हमें क्या दिखता है? क्रोमोसोमल DNA दिखता है, और B वाले टाइप में हमको प्लाज्मिड कोडेड दिखता है। क्रोमोसोमल, जो क्रोमोसोम से बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल DNA से एनकोडेड है वो है ET टाइप A, और जो प्लाज्मिड से है वो ET टाइप B। जो टाइप A वाला है वो हीट स्टेबल होता है, जो टाइप B है वो हीट लेबाइल है। अब हम एक बार अपनी बुक से एपिडर्मोलाइटिक या एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन की भी रीडिंग कर लेते हैं, ताकि हमने कुछ मिस तो नहीं किया हो, ये हम देख लें। दिस एपिडर्मोलाइटिक या एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, दिस टॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम। इट comprises of two proteins, ETA क्रोमोसोमल हीट स्टेबल एंड ETB प्लाज्मिड कोडेड हीट लेबल। ये अपन ने देख ही लिया। हमने इसको 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया था हमारी क्लासिफिकेशन में, ETA एंड ETB। ETA कौन सा है? क्रोमोसोमल DNA से कोड हुआ है, और ETB प्लाज्मिड की DNA से कोड हुआ है। ETA जो होता है वो हमारा हीट स्टेबल टॉक्सिन होता है, ETB हमारा हीट लेबल टॉक्सिन के अंडर आता है।
It comprises of two proteins, ETA chromosomal heat stable and ETB plasmid coded heat labile. It often occurs in newborns and children more often than in adults. तो जो हमारे newborns और children होते हैं उनके अंदर स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम होने का रिस्क हायर होता है एडल्ट्स के कंपैरिजन में. Illness may vary from localized tender blisters and bullae formation to exfoliation and separation of outer epidermal layer leaving denuded underlying skin. ये भी अपन ने देख ही लिया. इसकी सिवियरिटी में डिस्कस किया था ये हमने. ये डेस्मोग्लाइन 1 का डिस्ट्रक्शन कर देगा तो इसके कौन कौन से फॉर्म्स हो जाएंगे. एक तो माइल्ड फॉर्म हो जाएगा, एक सीवियर फॉर्म हो जाएगा. माइल्ड फॉर्म के अंदर बस क्या होगा, पेनफुल फ्लूइड फिल्ड वेसाइकल्स या बुले फॉर्म हो जाएंगे. जबकि जो सीवियर फॉर्म होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि पूरा एक्सफोलिएशन हो जाएगा आउटर लेयर्स का स्किन की, जिससे क्या होगा, अंडरलाइंग रेडिश डीन्यूडेड स्किन एक्सपोज हो जाएगी. Illnesses may vary from localized standard blisters and bullae formation to exfoliation and separation of outer epidermal layer leaving denuded and underlying skin. The latter is called as Nikolsky sign. तो हमने निकोल्स्की साइन में क्या देखा था, निकोल्स्की साइन में हमने डिस्कस करा कि जेंटल रबिंग से भी क्या हो जाएगा, एक्सफोलिएशन हो जाएगा स्किन का. द म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर यूजुअली स्पेयर्ड. ऐसा क्यों होता है, ऐसा हमने देख लिया था क्योंकि जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स है वो कौन सा कंटेन करती है, वो कंटेन करती है डेस्मोग्लाइन 3. और डेस्मोग्लाइन 3 पे हमारा एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन एक्ट नहीं करता, वो सिर्फ डेस्मोग्लाइन 1 पे एक्ट करता है जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है, विच इज़ वाई द म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर यूजुअली स्पेयर्ड. सिवियर फॉर्म इन अ न्यूबॉर्न चाइल्ड इज कॉल्ड एज रिटर्स सिंड्रोम. न्यूबॉर्न्स के अंदर जो सिवियर फॉर्म होता है इसका, उसको हमने क्या बोला था, रिटर्स सिंड्रोम. और रिटर्स सिंड्रोम में हमने क्या देखा था, हमने देखा था रिटर्स सिंड्रोम में क्या था, फ्लिप, FLIP, फीवर, लेथार्जी, इरिटेबिलिटी एंड पुअर फीडिंग. सिवियर फॉर्म इन न्यूबॉर्न्स इज कॉल्ड रिटर्स सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, लेथार्जी, इरिटेबिलिटी एंड पुअर फीडिंग. माइल्डर फॉर्म्स पेम्फिगस नियोनेटोरम एंड बुलस इम्पेटिगो. हमने इसको कैसे याद किया था, BP से. बुलस इम्पेटिगो एंड पेम्फिगस नियोनेटोरम, ये क्या है, ये माइल्डर फॉर्म्स में है इसके ही. अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं एंटेरोटॉक्सिन पे. अब हम देख रहे हैं इसका एंटेरोटॉक्सिन. एंटेरोटॉक्सिन क्या करता है, एंटेरोटॉक्सिन जो होता है हमारे स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग, इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, हमारा एंटेरोटॉक्सिन. अब ये क्या होता है, ये एक प्री फॉर्म टॉक्सिन है, प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन. एक्चुअली क्या हो रहा है, मान लीजिए ये आपका फूड है, ये कटोरा बना दिया और इसमें आपका ये फूड है. इस फूड के अंदर क्या होता है, इस फूड के अंदर आपकी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की कॉलोनी ग्रो कर रही है. ये कंटामिनेटेड फूड है. इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की कॉलोनी ग्रो करने लग गई. अभी जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है आपकी कॉलोनी जिसकी ग्रो कर रही है, वो क्या करेगा, वो एंटेरोटॉक्सिन आपके फूड में पहले से रिलीज करने लग जाएगा. तो ये खाना पड़ा हुआ है, मतलब मान लीजिए काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है, रॉट हो रहा है और इसके अंदर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ग्रो कर रहा था. उसने क्या किया, उसने एंटेरोटॉक्सिन सिक्रीट करना चालू कर दिया. इसने एंटेरोटॉक्सिन सिक्रीट किया तो ये आपके फूड के अंदर एंटेरोटॉक्सिन अक्यूमुलेट हो जाएगा. ये अक्यूमुलेट हो जाएगा तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्री फॉर्म टॉक्सिन. अच्छा, अब ये प्री फॉर्म्ड है तो इससे क्या होगा कि इसका एक्शन भी जल्दी आएगा. तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मीनिंग आपने फूड इंजेस्ट किया कंटेमिनेटेड और एक्शन आने में कितना टाइम लगा, उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. और इंक्यूबेशन पीरियड में क्या कितना सा होगा, बस 1 से लेके 6 आवर्स. 1 से लेके 6 आवर्स के अंदर अंदर आपको फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे. अच्छा, तो ये जो हमारे एंटेरोटॉक्सिन है, ये जो हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का एंटेरोटॉक्सिन है, हमने इसको क्लासीफाई किया था सीरोटाइप्स के बेसिस पे. सीरोटाइपिंग क्या होती है, सीरोटाइपिंग बेसिकली जो हमारी इम्यून सिस्टम कैसे कैसे अलग अलग टाइप्स पे रिएक्ट करता है. जैसे अगर 2 अलग रिएक्शंस मिल रहा है आपको सेम स्ट्रेन के इम्यून सिस्टम से, तो उसको हम सीरोटाइपिंग में क्लासीफाई करेंगे. तो आपके कौन कौन से सीरोटाइप्स मिलते हैं हमको एंटेरोटॉक्सिन के, वो होते हैं A से लेके P तक सीरोटाइप्स. और सीरोटाइप्स A से लेके P तक होते हैं, जिसमें से हमको क्या क्या याद रखना है, एक तो सीरोटाइप A. सीरोटाइप A सबसे कॉमनली इन्वॉल्व है स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग में, मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व. मोस्ट कॉमनली कौन सा सीरोटाइप इन्वॉल्व है स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग में, वो है सीरोटाइप A. अच्छा, एक है हमारा सीरोटाइप F. ये एक्चुअली डज नॉट कॉज फूड पॉइजनिंग.
जो सीरोटाइप एफ है वो फूड पॉइजनिंग करता ही नहीं है, इट डज नॉट कॉज फूड पॉइजनिंग, इंस्टेड ये क्या करता है, ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज करता है। तो हम जब बाद में हम टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एसोसिएटेड टॉक्सिन्स पढ़ेंगे TSST1 एंड TSST2, तो ये एक्चुअली क्या है, ये TSST1 है, यही सीरोटाइप एफ जो एंटेरोटॉक्सिन, जिसको हम पहले एंटेरोटॉक्सिन समझते थे, वो एक्चुअली फूड पॉइजनिंग करता ही नहीं, वो क्या करता है, वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज करता है। तो बाद में हम देखेंगे TSST1 जो है वो नन अदर देन सीरोटाइप एफ ऑफ एंटेरोटॉक्सिन ही है। अच्छा, एक और पॉइंट है इन सब के बारे में कि ये जो 15 सीरोटाइप्स हैं, एफ को हटाने के बाद 15 सीरोटाइप्स जो बचे, ए से लेके जी और पी तक, ए से लेके ई और जी से लेके पी तक, A to E एंड G to P, ये टोटल 15 सीरोटाइप्स हो गए। और ये 15 सीरोटाइप्स जो हैं, 15 सीरोटाइप्स, ये सारे के सारे सुपर एंटीजेंस हैं, सुपर एंटीजेंस। सुपर एंटीजन क्या होता है, सुपर एंटीजन वही होता है जो नॉर्मल एंटीजन प्रोसेसिंग सेल की, नॉर्मल APC की एंटीजन प्रोसेसिंग को बाईपास करके सीधा डायरेक्ट एक्टिवेट करवा देता है टी सेल्स को। टी सेल्स का ये डायरेक्ट एक्टिवेशन करवा लेता है, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा साइटोकाइन स्टॉर्म हो जाता है। तो वो हम इम्यून सिस्टम की डिटेल्स में पढ़ लेंगे बाद में। अभी तो आप याद रख लीजिए कि जो सारे सीरोटाइप्स हैं एंटेरोटॉक्सिन के, वो क्या है, वो सुपर एंटीजेंस हैं। तो हम एक बार अब इसको बुक से रीड कर लेते हैं ताकि हमारे लिए सिंपल हो जाए। एंटेरोटॉक्सिन इज एक्सप्रेस बाय नियरली 50% ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस स्ट्रेन्स, मतलब 50% ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के सारे स्ट्रेन्स जो हैं उनमें से 50% एंटेरोटॉक्सिन एक्सप्रेस करते हैं, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग। हम बाद में इसकी डिटेल्स भी स्टडी कर लेंगे फूड पॉइजनिंग के अंदर। इट इज़ अ प्री फॉर्म टॉक्सिन, मतलब ये पहले से बना हुआ टॉक्सिन होता है, आपके फूड में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ग्रो करता रहेगा और ये पहले से सीक्रेट हो जाएगा, सीक्रेटेड इन फूड बिफोर कंजम्पशन सो दैट इट कैन एक्ट रैपिडली। एज अ रिजल्ट द इंक्यूबेशन पीरियड इज शॉर्ट, 1 to 6 आवर्स। 1 to 6 आवर्स के अंदर अंदर इंजेक्शन के आपके सिम्टम्स आने लग जाएंगे फूड पॉइजनिंग के। Serotyping. Enterotoxins can be typed into 15 serotypes, A to E and G to P, all acting as super antigens. हमने ये देख ही लिया, सुपर एंटीजेंस की तरह एक्ट करने का क्या मतलब, ये डायरेक्ट एक्टिवेशन करवा देंगे टी सेल्स का, ये नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन करवाएंगे। नॉर्मली लेस देन 1% टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, लेकिन ये 20 से लेकर 30% टी सेल्स का एक्टिवेशन करवा सकते हैं, जिससे क्या होता है, साइटोकाइन स्टॉर्म रिलीज हो जाता है। टाइप ए, टाइप ए इज मोस्ट कॉमन टू कॉज फूड पॉइजनिंग, हमने ये भी देख लिया, सबसे ज़्यादा कॉमनली फूड पॉइजनिंग कौन सा करवाता है, टाइप ए। एंड सीरोटाइप एफ डज नॉट कॉज फूड पॉइजनिंग बट कॉजेज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो हम बाद में देखेंगे जो TSST टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वाला टॉक्सिन है, उसमें हमने 2 क्लासीफाई किए थे, TSST1 एंड TSST2। तो जिसमें से TSST1 है वो एक्चुअली सीरोटाइप एफ ऑफ एंटेरोटॉक्सिन ही है। अब हम इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम को हम मल्टीपल हेडिंग्स में देखेंगे क्योंकि हमारी बुक में थोड़ा सा लंबा दे रखा है, तो और इसके ऊपर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आता है। तो अब हमारा टॉपिक है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। अभी जो हमारा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, इसको हम मल्टीपल हेडिंग्स के अंडर देखने वाले, जो हेडिंग्स होने वाली है जिनको हेडिंग्स को आपको याद रख लेना चाहिए, क्योंकि आप इन हेडिंग्स को अगर याद रखेंगे तो आप आंसर ऑर्गेनाइज वे में लिख पाएंगे, और आप आंसर अगर ऑर्गेनाइज वे में लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसकी हेडिंग्स हो जाएंगी TRPC DCT, TRPC DCT। थोड़ा सा आप 3-4 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। टी से क्या याद रखेंगे हम, टॉक्सिन्स। हम एक तो इसके टॉक्सिन्स डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉक्सिन्स की वजह से होता है, उन टॉक्सिन्स के बारे में क्या क्या जानना है हमें। आर से आप याद रखेंगे रिस्क फैक्टर्स, किस किस को रिस्क है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होने का, ये देखेंगे हम। पी से याद रखेंगे पैथोजेनेसिस, मैकेनिज्म क्या है इसके डिजीज़ कॉज करने का। सी से आप याद रखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हम देखेंगे कि पेशेंट जो होगा वो प्रेजेंट किस तरह करेगा। डी से आप याद रखेंगे डायग्नोसिस, डायग्नोसिस ऑफ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। सी से याद रखेंगे क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग इन अ केस ऑफ TSS। मतलब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से क्राइटेरिया हैं कि जिससे हम बोल सकेंगे कि हाँ ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का केस है। और लास्ट T फॉर ट्रीटमेंट। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स हम फिनिश दिस टॉपिक। तो स्टार्टिंग विद टॉक्सिन्स।
अभी जो टॉक्सिन्स हैं ये हमें पता है 2 टाइप के होते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एसोसिएटेड टॉक्सिन 1 एंड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एसोसिएटेड टॉक्सिन 2, TSST1 एंड TSST2। अच्छा, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि जो TSST1 होता है ये एक्चुअली एंटेरोटॉक्सिन F ही है, एंटेरोटॉक्सिन F। इट इज़ एक्चुअली एंटेरोटॉक्सिन F ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है वो एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो क्या करते हैं, फूड पॉइजनिंग। लेकिन उनमें से एक, और उनको हमने क्लासीफाई किया था A से लेकर P सीरोटाइप्स के अंदर, ABCDEFGHIJKLMNOP। ये अपन ने 16 सीरोटाइप्स में उसको क्लासीफाई किया था, जिसमें से हमने एंटेरोटॉक्सिन F को अलग निकाल के रख दिया था। तो बचे हुए 15 सीरोटाइप्स जो थे उसके, वो क्या कर रहे थे, फूड पॉइजनिंग। एंटेरोटॉक्सिन F जो होता है लेकिन वो फूड पॉइजनिंग नहीं करता, फूड पॉइजनिंग नहीं करता, ये फूड पॉइजनिंग नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज करता है। इसलिए हम एंटेरोटॉक्सिन F यानी जो कि सेम एज TSST1 है, उसको हम कहाँ स्टडी कर रहे हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में। अच्छा, ये जो एंटेरोटॉक्सिन F है या फिर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एसोसिएटेड टॉक्सिन 1 है, इसी का दूसरा नाम भी है एक, जो कि है पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन C, पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन C। इसी को हम पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन C भी बोलते हैं। पायरोजेनिक क्यों, क्योंकि ये फीवर कॉज कर रहा है। एक्सोटॉक्सिन क्यों, क्योंकि ये सिक्रीट होता है, इट इज़ अ सिक्रीटेड टॉक्सिन। जबकि एंडोटॉक्सिन्स को हमने क्या देखा था, एंडोटॉक्सिन सिक्रीट नहीं होते, एंडोटॉक्सिन रिलीज हो जाते हैं जब बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, कैसे भी बैक्टीरिया की डेथ हो रही है, तो उससे क्या होता है, एंडोटॉक्सिन रिलीज हो जाते थे। लेकिन ये एक्सोटॉक्सिन है, क्यों, क्योंकि ये सिक्रीट होता है। अच्छा, इसके बारे में हमने एक और फैक्ट जानते हैं कि ये एक सुपर एंटीजन है, सुपर एंटीजन। इनफैक्ट TSST1 एंड TSST2 दोनों सुपर एंटीजन्स हैं। और हमने सारे एंटेरोटॉक्सिन्स के बारे में देखा था कि वो भी सारे भी सुपर एंटीजन्स हैं। तो एंटेरोटॉक्सिन A से लेके P सारे सुपर एंटीजन हैं, लेकिन वो मेनली फूड पॉइजनिंग कर रहे थे। लेकिन उनमें से जो हमारा एंटेरोटॉक्सिन F है वो क्या कर रहा है, वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कर रहा है, वो फूड पॉइजनिंग नहीं करता। अच्छा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में रेयर केसेस में, रेयरली इसके अंदर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम रेयरली एंटेरोटॉक्सिन B और C, एंटेरोटॉक्सिन B और C भी एसोसिएटेड है, रेयरली एसोसिएटेड विद टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो रेयर केसेस में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कैन ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद एंटेरोटॉक्सिन B एंड एंटेरोटॉक्सिन C। तो ये हमने सारे टॉक्सिन्स के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसके, जो कि है रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स, तो रिस्क फैक्टर्स किस किस को हैं, बेसिकली हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से लोग ससेप्टेबल हैं या कौन कौन से लोग रिस्क पे हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के सफ़र करने के लिए। तो इसमें कौन कौन होते हैं, इसमें आप याद रखिए SOW, सो एंड मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स। मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स, तो से आप याद रखेंगे स्टेफाइलोकोकल एब्सेस, बेसिकली जिन लोगों के अंदर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन हुआ और उनके एब्सेस फॉर्म हो गई है। हमने बहुत पहले देखा था, कुछ पुराने लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की माइक्रो कैप्सूल होती है, वो माइक्रो कैप्सूल में पॉलीसैकेराइड होती है, वो पॉलीसैकेराइड ज्विटर आयोनिक होती है, वो ज्विटर आयोनिक होने की वजह से वो क्या करती है, वो एब्सेस का फॉर्मेशन कराती है। और वो जो एब्सेस होती है वो क्या होती है, वो फेवरेबल एनवायरनमेंट होती है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के ग्रो करने के लिए। तो जिन लोगों के स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का पहले से इन्फेक्शन हो रखा है और उनके एब्सेस बनी हुई है, स्टेफाइलोकोकल एब्सेस जिनके हो रखी है, वो रिस्क फैक्टर पे हैं, वो एट रिस्क है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम से सफ़र करने के लिए। O स्टैंड्स फॉर ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस हमने क्या देखा था, इन्फेक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ बोन। तो जिन लोगों के ऑस्टियोमाइलाइटिस हो रखा है और स्पेशली अगर वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से हुआ है, तो उनके भी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम से सफ़र करने का रिस्क है। एंड W स्टैंड्स फॉर वुंड इन्फेक्शन। और ये वुंड किस किस रीज़न से हो सकता है, ये ट्रॉमा से हो सकता है, ट्रॉमा
ये बर्न से हो सकता है, ये सर्जरी की वजह से हुआ हो सकता है। अगर आपने सर्जरी में एंटीसेप्टिक कंडीशन मेंटेन नहीं करी, आपने सर्जरी में स्टेराइल कंडीशन मेंटेन नहीं करी, तो ये सर्जरी में भी वुंड इन्फेक्शन हो सकते हैं। सर्जरी, बर्न्स, ट्रॉमा, इनकी वजह से अगर कोई भी किसी भी रीज़न से वुंड इन्फेक्शन हो जाए तो वो पेशेंट टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के रिस्क पे है। क्यों? क्योंकि हम बाद में देखेंगे कि जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है उसकी पैथोजेनेसिस जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है वो हमारी बॉडी के पार्ट्स को पहले से कॉलोनाइज करके रखता है, और उसको बस एक मौका चाहिए, उसको बस एक चांस चाहिए, कोई इंजरी हो जाए या फिर कोई बर्न्स हो जाए पेशेंट के, या फिर उसके ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाए, उसको कुछ भी चाहिए इन्फेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए, वो इन्वेड करके एब्सेस वगैरह फॉर्म करने लग जाएगा। अच्छा, मेनली तो रिस्क फैक्टर पे कौन थे? जो सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड, इनिशियली फर्स्ट टाइम या इनिशियली रिपोर्टेड इन रिपोर्टेड इन menstruating females using highly absorbent vaginal tampons। तो जो ये इनिशियली रिपोर्ट हुआ था टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का केस, वो किस में रिपोर्ट हुआ था? वो मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स में रिपोर्ट हुआ था, जो क्या यूज़ कर रही थी? हाईली एब्जॉर्बेंट वेजाइनल टैम्पॉन्स। अब ये क्या होते हैं? ये एक डिवाइस होता है जो है ना ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, बेसिकली जो ब्लड होता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वेजाइना के अंदर इंसर्ट होता है। अब ये क्या होते थे? ये 8+ आवर्स तक रह जाते थे अंदर। तो उसमें क्या होता था? उसमें ये ब्लड को रिटेन कर लेते थे, ब्लड एब्जॉर्ब्ड एंड रिटेन्ड। तो ये क्या होता था? अब हमको पता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कहाँ पे इन्फेक्शन करता है हमारे अंदर। उसके अंदर क्या होता है? कोएगुलेज होता है, उसको ब्लड का एनवायरनमेंट पसंद है, हम इसको ब्लड अगार के ऊपर ग्रो करते हैं तो वहाँ पे ये बीटा हीमोलाइसिस शो करता है। तो हमको पता है कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ब्लड रिटेन हो रखा है, जैसे कि वेजाइनल टैम्पॉन, तो उससे क्या होगा? उससे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए फेवरेबल फॉर ग्रोथ, उसके लिए, इसकी ग्रोथ के लिए ये फेवरेबल है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की ग्रोथ इधर फेवर हो जाती है, तो ऐसे एनवायरनमेंट में ये इजीली सर्वाइव कर जाएगा। अब क्या होगा? ये एक और चीज़ करती है, डिसरप्ट्स। ये जो वेजाइनल टैम्पॉन होते हैं ये क्या करते थे? ये नॉर्मल फ्लोरा जो होती है वेजाइना की उसको डिसरप्ट कर देते थे। डिसरप्टेड नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा। नॉर्मली कौन सी फ्लोरा प्रेजेंट होती है वेजाइना के अंदर? लैक्टोबैसिलस। उसको डिसरप्शन कर देते थे तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए कोई कंपटीशन ही नहीं रहता, तो वो इजीली ग्रो कर जाता है वहाँ पे। उसके अलावा ये जो होते हैं ये वेजाइनल म्यूकोजा को ड्राई आउट भी कर देते हैं, ड्राइनेस। अगर ये ड्राई होगी तो प्रोटेक्ट जो IgA एंटीबॉडी होगी वो वहाँ से हट जाएगी, वो वहाँ पे एक्ट नहीं कर पाएगी, तो वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी वो एरिया। तो रिस्क फैक्टर्स में हमने क्या क्या देखा? SOW, S स्टैंड्स फॉर जिनके स्टेफाइलोकोकल एब्सेस पहले से हो रखी है, O स्टैंड्स फॉर ऑस्टियोमाइलाइटिस, W स्टैंड्स फॉर जिनके वुंड इन्फेक्शन हो रखे हैं। हमको क्योंकि पता है ये क्या करता है, ये बैठा रहता है कॉलोनाइज करके हमारी बॉडीज़ के पार्ट्स को, जैसे एंटीरियर नेयर्स होते हैं उनको कॉलोनाइज कर लेगा, एक्जिला आर्मपिट्स जो होते हैं आपके उधर कॉलोनाइज करके रहता है, ये पेरिनियल स्किन के ऊपर कॉलोनाइज करके रहता है। इसको बस एक चांस चाहिए कि ट्रॉमा हो जाए, इंजरी हो जाए, बर्न्स हो जाए, वुंड्स हो जाए, सर्जरी में क्लीन स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन ना हो। और सबसे पहले ये किस में रिपोर्ट हुआ था? मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स के अंदर, उनके अंदर रिपोर्ट हुआ था इनिशियली रिपोर्टेड इन मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स यूजिंग हाईली एब्जॉर्बेंट वेजाइनल टैम्पॉन्स। ये क्या करता था? ये 8+ आवर्स तक ही इंसर्टेड रह जाता था, ये ब्लड को एब्जॉर्ब करके रख लेता था, जो कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए ग्रोथ के लिए फेवरेबल है। ये नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा को डिस्टर्ब कर देता था, जो कि जैसे लैक्टोबैसिलस जो नॉर्मली प्रेजेंट होती है उसको डिस्टर्ब कर देगा। वेजाइनल म्यूकोजा की ड्राइनेस कॉज कर देता था, जिससे क्या होता था? IgA एंटीबॉडी वहाँ पे जो प्रोटेक्ट करती है वो वहाँ से हट जाती थी। तो ये हमने टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के रिस्क फैक्टर्स भी देख लिए। अब हम देखेंगे इसकी पैथोजेनेसिस को। पैथोजेनेसिस ऑफ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। अच्छा, हमें पता है ये क्या है? ये सुपर एंटीजन है। बिकॉज इट इज़ अ सुपर एंटीजन,
तो जैसे कि बेसिकली ऐसे इमेजिन करिए जैसे कि हम इनका केस ले लेते हैं मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स का, तो उनके क्या है, उनके 8+8 से वेजाइनल टैम्पॉन अंदर है जिसने ब्लड एब्जॉर्ब कर रखा है, उसके अंदर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ग्रो कर रहा है। तो वो क्या करेगा, वो TSST1 रिलीज कर दिया, जैसे उसने TSST1 को सिक्रीट कर दिया, तो ये क्या होगा, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, एब्जॉर्ब्ड इनटू सर्कुलेशन। अब क्या होगा, अब हमको पता है कि सुपर एंटीजन क्या करते हैं, अब हमारे होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स APCs, और एक होता है हमारे टी सेल। टी सेल पे होता है टी सेल रिसेप्टर, TCR कहते हैं जिसको फॉर शॉर्ट, और APC पे होता है MHC2। अच्छा, अब ये जो टी सेल रिसेप्टर होता है इसके ऊपर एक एरिया होता है वी बीटा रीजन, इसको बोलते हैं वी बीटा रीजन, वी बीटा रीजन। हम नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली APC जो होता है वो एंटीजन को लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, MHC2 पे एक्सप्रेस करेगा, वो MHC2 पे एक्सप्रेस करेगा जो टी सेल रिसेप्टर डिटेक्ट कर लेगा, टी सेल रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करके यहाँ पे ऐसे नॉर्मल बाइंड हो जाएगा, और फिर एक को स्टिमुलेशन सिग्नल आएगा जिससे क्या होगा, हमारा टी सेल एक्टिवेट होगा और हमारा APC भी काम करने लगेगा। तो नॉर्मल केस में लेस देन 1% टी सेल्स आर एक्टिवेटेड इन द नॉर्मल पाथवे, ये नॉर्मल पाथवे है नॉर्मल मैकेनिज्म के अंदर। लेकिन जो हमारा सुपर एंटीजन होता है वो नॉर्मल पाथवे में जाता ही नहीं, वो इसमें प्रोसेस होगा ही नहीं, वो क्या करेगा, वो सीधा MHC2 को क्रॉस लिंक कर देगा, किससे, वी बीटा रीजन से। वो यहाँ पे ना आने के बजाय वो ऐसे आ जाएगा, वो इन दोनों को कनेक्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, सुपर एंटीजन, ये सुपर एंटीजन है भाई, ये जो मैंने बनाया है ये सुपर एंटीजन है। ये सुपर एंटीजन क्या करेगा, ये सुपर एंटीजन क्रॉस लिंक्स MHC2 एंड TCR एट वी बीटा। ये टी सेल रिसेप्टर को और MHC2 को क्रॉस लिंक कर देगा, कहाँ पे, टी सेल रिसेप्टर के कहाँ से बाइंड होगा, ये होगा वी बीटा रीजन ऑफ टी सेल रिसेप्टर पे बाइंड। तो उससे क्या होगा, 20 to 30% टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। 20 to 30%, कहाँ तो नॉर्मल में लेस देन 1% एक्टिवेट हो रहे थे, ये हमने यहाँ पे 20 to 30% टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। 20 to 30% एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे होता है साइटोकाइन स्टॉर्म। साइटोकाइन स्टॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा क्या मैनिफेस्ट होगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक क्यों, क्योंकि ये हमारा TSST1 काम कर रहा है, TSST1 एज एन एग्जांपल ले रहे हैं, TSST2 भी है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हमारा किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि साइटोकाइन स्टॉर्म इंड्यूस हो रहा है। साइटोकाइन स्टॉर्म को कौन इंड्यूस करवा रहा है, हमारा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एसोसिएटेड टॉक्सिन, TSST है ये इन जनरल। तो ये हमने इसकी पैथोजेनेसिस भी देख ली। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसका, हम नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारी पैथोजेनेसिस कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। यस, तो अब हम आ जाते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो ये कैसे कैसे प्रेजेंट करेगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में, उसके लिए हमने एक मेमोनिक बनाया है, रेड कैम एरा +2। ये क्या है, ये हमारा मेथड है याद रखने का कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कौन कौन से होंगे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के। तो रेड से आप याद रखेंगे हाइपरीमिया। हाइपरीमिया कहाँ कहाँ होगा, म्यूकोजा में होगा, म्यूकोजल हाइपरीमिया, और एक हो जाएगा आपका कहाँ पे, कंजक्टाइवल में, कंजक्टाइवल हाइपरीमिया, कंजक्टाइवा। तो आपको हाइपरीमिया कहाँ कहाँ, यानी कि ब्लड फ्लो वहाँ बढ़ गया है तो वहाँ पे रेडनेस दिखाई दे रही है, वो कहाँ पे होगा, एक तो आपकी म्यूकोजा में ऑब्जर्व होगा और एक आपकी कंजक्टाइवा में होगा। तो रेड से आप याद रखेंगे हाइपरीमिया, सी से आप याद रखेंगे कन्फ्यूजन, ए से आप याद रखेंगे एब्डोमिनल पेन, एरा से आप याद रखेंगे इरिथीमेटस रैशेस,
इसमें क्या होता है, आपकी जो स्किन होगी ना उसके ऊपर रेड कलर के रैशेस बन जाएंगे, और जिन पे और इवेंचुअली टाइम के साथ क्या होगा, वहाँ पे से स्किन उखड़ने भी लग जाएगी। इरीथीमेटस, जो अपन इसके लिए क्या बोलेंगे, इरीथीमेटस रैशेस विद डीस्क्वामेशन। डीस्क्वामेशन मतलब वहाँ से स्किन उखड़ रही है, डीस्क्वामेशन ओवर टाइम। तो इरीथीमेटस रैशेस अगर आपके पेशेंट को हो रहे हैं और उसको टाइम के साथ उस वहाँ से स्किन भी उखड़ने लग गई, यानी डीस्क्वामेशन होने लग गया, तो वो किसका इंडिकेटर है, वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का इंडिकेटर है उसके। और ये +2 का क्या मीनिंग है, +2 का मीनिंग है 2 और सिम्टम बेसिकली जो आपको याद रखना है, जो हमेशा शॉक के साथ आ ही जाते हैं। तो वो कौन कौन से, वो है फीवर और हाइपोटेंशन। ये बहुत ही ऑब्वियस सिम्टम्स है, क्योंकि फीवर तो होगा ही सही, क्योंकि टॉक्सिन की वजह से हो रहा है, और शॉक में हमेशा हाइपोटेंशन तो होता ही है। अगर वो शॉक हाइपोटेंशन नहीं है तो वो शॉक कैसे होगा। तो इसमें हम कैसे कैसे याद रखेंगे, मैनिफेस्टेशंस कौन कौन से देखे हमने, रेड, कैमरा, +2। रेड से क्या दिखेगा आपको, हाइपरीमिया दिखाई देगा, रेड से आप याद रखेंगे हाइपरीमिया इन द म्यूकोजा एंड कंजक्टाइवा। C फॉर कन्फ्यूजन, A फॉर एब्डोमिनल पेन, एरा से आप याद रखेंगे इरीथीमेटस रैशेस विद डीस्क्वामेशन ओवर टाइम, यानी वहाँ से स्किन उखड़ने लग जाएगी। एंड +2 का मीनिंग है फीवर एंड हाइपोटेंशन, जो शॉक के अंदर दिखते ही हैं। फीवर क्यों हो रहा है, क्योंकि ये टॉक्सिन की वजह से हो रहा है। इनफैक्ट हमने नाम भी तो लिया था इसका, पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन सी, तो वो पायरोजेनिक्स आपको याद रहेगा, फीवर है। अच्छा, इसके अंदर ये भी होगा। अब हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी ख़त्म हुए, हम एक बार जिसमें थोड़ा और दे रखा है कि ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, ऑर्गन्स अफेक्टेड। तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं उसको भी आप याद रख लीजिए, किल से, किल, KILL, GIT एंड CNS। इसके लिए भी ट्रिक बना ली हमने, किल, GIT, CNS, किल, GIT, CNS। KI से आप याद रखेंगे किडनी, L से याद रखेंगे लंग्स, दूसरे L से आप याद रखेंगे लिवर, GIT एंड CNS, ये भी हो ही गए। तो किल, GIT, CNS, इससे आपको समझ आ जाएगा कि मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स अफेक्ट हो रहे हैं, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी, GIT, लिवर, CNS, ये सारे अफेक्ट हो रहे हैं। तो हमने और क्या कवर कर लिया, हमने इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को भी कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डायग्नोसिस, क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग प्लेस एंड लास्टली ट्रीटमेंट। तो डायग्नोसिस पे आ जाते हैं, डायग्नोसिस ऑफ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। अब हम डायग्नोसिस देखने जा रहे हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की। अच्छा, अगर आपको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम डायग्नोज करना है तो आप 3 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप टॉक्सिन को ही डिटेक्ट कर लीजिए टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के, डिटेक्ट टॉक्सिन ऑफ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, यानी TSST को डिटेक्ट कर लीजिए। या फिर TSST को सिंथेसाइज करने वाली जो जीन्स हैं, जीन्स फॉर टॉक्सिन, जीन्स फॉर टॉक्सिन, इनका डिटेक्शन कर लीजिए। या फिर आप जो ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं, ऑर्गन डैमेज, जो ऑर्गन को डैमेज हुआ है उसको डिटेक्ट कर लीजिए। तो हम इसको कैसे करेंगे, जो अगर आपको डायरेक्ट टॉक्सिन को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए 2 टेस्ट हैं। एक तो है लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, यानी लेट, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, LAT। या फिर आप एक और कर सकते हैं, एंजाइम इम्यूनोएसे। बेसिकली ये वाले टेस्ट रन करके आप या तो टॉक्सिन को ही डिटेक्ट कर लीजिए या फिर इसकी जीन्स को डिटेक्ट कर लीजिए। अब जीन को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, PCR से, सिंपल PCR बेस्ड एसेज फॉर TSS। PCR से आप डिटेक्ट कर लीजिए TSST1 एंड TSST2 की जीन्स, जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कैरी करेगा। और ऑर्गन डैमेज हमने पीछे देखे ही थे, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके, किडनी, लंग्स, लिवर, GIT, CNS। तो उसमें उन्हीं में से निकाल के आप बना लीजिए किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट। अच्छा, एक और मैनिफेस्टेशन होता है इसका, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, प्लेटलेट्स डिक्रीज। तो अगर आपको प्लेटलेट कम दिख रहे हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट खराब होते हुए दिख रहे हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट खराब होते हुए दिख रहा है, और बाकी उसके फीवर आ रहा है, ये वाले सिम्टम्स आ रहे हैं,
रेड कैमरा, फीवर आ रहा है, हाइपरीमिया, म्यूकोजा कंजक्टाइवल हाइपरीमिया, म्यूकोजल हाइपरीमिया, कन्फ्यूजन है पेशेंट को, एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन कर रहा है, इरिथीमेटस रैशेज विद डिस्क्वामेशन आपको दिख रहा है, और फीवर और हाइपोटेंशन है, उसके शॉक में आ रहा है वो पेशेंट, तो ऑब्वियसली वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का केस की तरह दिखने लग जाएगा। अब हम आते हैं इसके केस डेफिनेशन, क्राइटेरिया फॉर केस definition of टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। अच्छा, तो ये 3 क्राइटेरियाज हो सकता है बेसिकली। आप कौन कौन से क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं ये डिफाइन करने के लिए कि ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का केस है। तो एक तो हो जाएगा आपका क्लिनिकल क्राइटेरिया, एक आपका हो जाएगा लेबोरेटरी क्राइटेरिया, और एक आपका हो जाएगा एंटीबॉडीज़। तो एक एक करके हम इनको जल्दी से देख लेते हैं। क्लिनिकल क्राइटेरिया क्या है? क्लिनिकल क्राइटेरिया आप याद रख लीजिए ऐसे, MDH फीवर रैश, सिंपल तरीका है, MDH फीवर रैश। M से क्या याद रखेंगे? मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, INV मतलब इन्वॉल्वमेंट। बेसिकली हमने क्या देखा था यहाँ पे? हमने देखा था कि यहाँ पे ऑर्गन डैमेज हो रहा है, मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स अफेक्ट हो रहे हैं। हमने देखा था कि शॉक हो रहा है, तो हमने कैसे याद करे थे कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं? किल, GIT, CNS। तो अगर ऐसे आपको पिक्चर में ये दिख रहा है, क्लिनिकल पिक्चर में, कि मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स अफेक्ट हो रहे हैं, आपकी किडनी का अफेक्ट हो रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, लिवर अफेक्ट हो रहा है, GIT, CNS, ये मल्टी ऑर्गन, तो मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वो आपके क्लिनिकल क्राइटेरिया का एक पॉइंट हो जाएगा। D स्टैंड्स फॉर डिस्क्वामेशन एंड रैश क्या था? वो हमारे कैमरा का एरा था, यानी एरा मतलब इरिथीमेटस रैशेस विद डिस्क्वामेशन ओवर टाइम, ये उसी की बात कर रहा है। तो डिस्क्वामेशन एंड रैश। H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेंशन होगा, हाइपोटेंशन शॉक के अंदर हाइपोटेंशन होता ही है, तो आप याद रख सकते हैं क्लिनिकल क्राइटेरिया, मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, डिस्क्वामेशन, हाइपोटेंशन, फीवर रैश। कैसे याद रखेंगे? MDH फीवर रैश। अब लेबोरेटरी क्राइटेरिया में हम बेसिकली ये देखेंगे कि बाकी के पैथोजेंस के लिए ये पॉजिटिव तो नहीं आ रहा, ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से ही है क्या? तो वो कैसे होगा? नेगेटिव ब्लड कल्चर फॉर अदर पैथोजेंस। ब्लड कल्चर नेगेटिव आ रहा है दूसरे पैथोजेंस के लिए, और आपके पास कोई और एविडेंस नहीं है, लैक ऑफ एविडेंस फॉर अदर कॉजेज। मतलब जो पेशेंट के सिम्टम्स है उनके होने का कोई और रीज़न नहीं है आपके पास, लैक ऑफ एविडेंस फॉर अदर कॉजेज। अच्छा, अब ये एंटीबॉडीज़ क्या है? अच्छा, तो जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है उसमें एक्चुअली क्या है, वो हो क्यों रहा है? क्योंकि जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एसोसिएटेड टॉक्सिन यानी TSST है, वो क्या है, वो सर्कुलेशन में लीक कर गया, उसने जाके साइटोकाइन स्टॉर्म इंड्यूस कर दिया, उसकी वजह से सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो हमारी बॉडी क्या करेगी? हमारी बॉडी चुपचाप बैठ के झेलेगी तो नहीं, वो बनाएगी एंटीबॉडीज़। तो एक फेज़ आता है कन्वेलेसेंट फेज़, या फिर इसको ही बोलते हैं अपन रिकवरी फेज़। कन्वेलेसेंट फेज़ का मतलब होता है रिकवरी फेज़, और इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, एंटी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन एंटीबॉडीज़, एंटी TSST एंटीबॉडीज़ में सिंथेसाइज होने लग जाती है। और ये एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? ये प्रोटेक्टिव होती हैं, क्योंकि ये TSST को न्यूट्रलाइज कर देंगी, तो ये फर्दर साइटोकाइन स्टॉर्म को रोकने में हेल्प करेंगी। तो ये एंटीबॉडीज़ प्रोटेक्टिव होती हैं। अगर ये नहीं बन रही, TSS इज मोर सीवियर इफ anti-TSS एंटीबॉडीज फेल टू अपीयर। हमारी बुक में क्या लिखा था? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ज़्यादा सीवियर होता है, मोर सीवियर इफ TSST एंटीबॉडीज, अगर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एसोसिएटेड टॉक्सिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनी, फेल टू अपीयर,
तो हमारा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का केस ज़्यादा सीवियर हो जाएगा, मोर सीवियर इफ TSST एंटीबॉडीज फेल टू अपीयर। अच्छा, तो हमने क्या कवर कर लिया, हमने अब इसके क्लिनिकल क्राइटेरिया भी देख लिया। हमने इसका डायग्नोसिस भी देख लिया, हमने इसका क्लिनिकल क्राइटेरिया भी देख लिया केस डिफाइन करने के लिए। अब लास्ट हेडिंग बची है इसकी हमारी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर हमारे 3 गोल्स हैं। ट्रीटमेंट में हमारे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए हमारे पास 3 गोल्स होते हैं। एक तो जो फ्लूइड लॉस हुआ है, हमारे एक्चुअली क्या होता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वेजोडाइलेशन करवा देता है, जिसकी वजह से हमने पहले भी देखा था हाइपरीमिया वगैरह जैसे सिम्टम्स आ रहे थे। वो कैपिलरी लीकेज करवाता है। वेजोडाइलेशन की वजह से क्या होता है, कैपिलरी लीकेज चालू हो जाती है, तो पेशेंट जो होता है वो शॉक में चला जाता है। तो सबसे पहला गोल तो हमारा क्या होगा, रिप्लेस फ्लूइड्स का रिप्लेसमेंट हमें करना होगा। तो उसके लिए एक्चुअली क्या है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन कॉजेज कैपिलरी लीकेज। क्योंकि उसने कैपिलरी लीकेज करवाई है, इसलिए जो पेशेंट के सर्कुलेटिंग वॉल्यूम है वो काफ़ी कम हो गया है। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अग्रेसिव पेरेंटरल फ्लूइड रिप्लेसमेंट। एक तो हम उसको पेरेंटरली काफ़ी फ्लूइड देंगे अग्रेसिवली, और उसकी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे। तो ये हम कैसे करेंगे, रिप्लेस फ्लूइड्स कैसे करेंगे, उसके शॉक को कैसे रिवर्स करेंगे। सबसे बेसिकली हम पहले शॉक रिवर्स कर रहे हैं। तो अग्रेसिव अग्रेसिव पारेंटरल मतलब IV रूट से, या फिर जो GIT का रूट नहीं होता, जो ओरल रूट नहीं होता, एंटरल एंड पारेंटरल। तो हम पेरेंटरली हम क्या करेंगे, फ्लूइड रिप्लेस फ्लूइड्स, उसको हम ड्रिप पे चढ़ा देंगे और वेसोप्रेसर्स देंगे। यानी उसके जो वेजोडाइलेशन हुआ है, जिसकी वजह से कैपिलरी लीकेज हो रहा था, मतलब ब्लड वेसल एक्सपैंड हो गई थी, तो हम उसको कंस्ट्रिक्ट करेंगे वेसोप्रेसर्स, ताकि और कैपिलरी लीकेज ना हो। वेसोप्रेसर्स, तो इससे क्या होगा, इससे पेशेंट का जो हाइपोटेंशन हो गया था, वो हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो जो उसकी शॉक वाली कंडीशन थी वो बेटर हो जाएगी, वो इम्प्रूव होगी। उसके अलावा हम देखेंगे कि कॉज क्या था, जिसकी वजह से हुआ कैसे, ये चालू कैसे हुआ। तो कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट था क्या, जैसे कि कोई वेजाइनल टैम्पॉन, जो केस अपन ने देखा था इनिशियली जो फीमेल्स में रिपोर्ट हुआ था, मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स यूजिंग हाईली एब्जॉर्बेंट वेजाइनल टैम्पॉन्स। तो कोई भी फॉरेन बॉडी है क्या पेशेंट के बॉडी में, जो इसने इंट्रोड्यूस करवाया था पैथोजन को इन द फर्स्ट प्लेस। तो हम क्या करेंगे, एग्जामिन फॉर एंड रिमूव एनी colonized foreign body like vaginal tampons। सेकेंड स्टेप भी काफ़ी सिंपल है, जो कॉज था उसको हटा दो। जैसे कि कोई फॉरेन बॉडी थी जिसने स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की कॉलोनी को ग्रो करवा दिया बॉडी के अंदर, उसको अपन ढूंढ के रिमूव कर देंगे। और यहाँ जगह खत्म हो गई है, तो हम नेक्स्ट पेज पे तीसरा स्टेप लगा देते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स। ये तो क्या कर रहा है, ये तो जिस तरीके से आया था उसको हटा दिया। अब जो एग्जिस्टिंग पैथोजन अब जो घुसी गए हैं उनको भी मारना है, एंटी माइक्रोबियल्स। तो पहले तो हम क्या करेंगे, शॉक रिवर्स करेंगे, पेशेंट की हाइपोटेंशन को रिवर्स करेंगे। सेकेंडली जो उसका कॉज था उसको हटाएंगे वहाँ से, और तीसरा कोई जो भी पैथोजन उसकी बॉडी में अब सर्वाइव कर रहे हैं उनको हम हटाएंगे। तो जो हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है, उसके अंदर भी 2 पॉसिबल केसेस हैं एंटी माइक्रोबियल जो हम दे रहे हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के लिए। उसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो क्लिंडामाइसिन एक एंटी माइक्रोबियल होता है। क्लिंडामाइसिन के लिए या तो वो ससेप्टेबल हो, क्लिंडामाइसिन ससेप्टेबल, और क्लिंडामाइसिन के लिए रेजिस्टेंट भी हो सकता है, रेजिस्टेंट। तो क्लिंडामाइसिन के लिए या तो वो ससेप्टेबल हो सकता है या रेजिस्टेंट हो सकता है। अब क्लिंडामाइसिन का क्या काम होता है, क्लिंडामाइसिन CEIN, क्लिंडामाइसिन
टॉक्सिन TSST जो होता है हमारा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, उसके प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस इट्स प्रोडक्शन। बेसिकली जो क्लिंडामाइसिन हमारी एंटी माइक्रोबियल है वो क्या करेगी, वो और TSST को रोक देगी, उसका सिंथेसिस नहीं करने देगी। उसके अलावा हमने और टॉक्सिन का सिंथेसिस तो रोक दिया, लेकिन जो उसका सोर्स है टॉक्सिन का यानी जो बैक्टीरिया है उसको भी मारना है, तो एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन देंगे हम। एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन। एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन जैसे कि कौन सी दे सकते हैं, क्लॉक्सासिलिन, वैनकोमाइसिन। ये हम कब देंगे, क्लॉक्सासिलिन कब देंगे, अगर वो MSSA हो, यानी मेथिसिलिन ससेप्टेबल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, यानी उसकी मेथिसिलिन से रेजिस्टेंस ना हो। वैनकोमाइसिन कब देंगे, अगर MRSA हो तो। हम ये बाद में देखेंगे, मर्सा और MSSA ये सारे जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं हम इनके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे ये क्या है, ये एक एल्गोरिदम है कि आपको कैसे फॉलो करना है। पहले तो आप देखेंगे क्लिंडामाइसिन के लिए ससेप्टेबल है या रेजिस्टेंट है। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, दवाइयों के नाम याद नहीं हो तो एक बार इसका पीछे का लॉजिक याद कर लीजिए ताकि आपको मेडिसिन के याद भी होने लग जाए नाम। तो हम सबसे पहले तो क्या देखेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस टॉक्सिन का प्रोडक्शन हमें रिड्यूस करना है। वो टॉक्सिन का प्रोडक्शन रिड्यूस करने के लिए हमारे पास जो मेडिसिन है क्लिंडामाइसिन, वो काम करेगी या नहीं करेगी। तो वो काम कर रही है, अगर वो ससेप्टेबल है वो, तो हम क्लिंडामाइसिन दे देंगे उसको, जो कि क्या करेगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एसोसिएटेड टॉक्सिन का प्रोडक्शन कम करेगा, TSST का प्रोडक्शन कम करेगा। अब हमने टॉक्सिन का प्रोडक्शन तो रोक दिया, तो हम पैथोजन के अगेंस्ट भी कुछ देंगे ताकि वो मर जाए वो बैक्टीरिया। तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि हम कौन सी दवाई दें उसको, कोई एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन दें जो अगर MSSA है यानी वो ससेप्टेबल है मेथिसिलिन से, तो हम उसको क्लॉक्सासिलिन देंगे। वो अगर मेथिसिलिन से रेजिस्टेंट है, MRSA का केस है, तो हम उसको वैनकोमाइसिन लगा देंगे। अच्छा, अगर लेकिन ये क्लिंडामाइसिन से ही रेजिस्टेंट हुआ तो, यानी मतलब जो हम पहले वाली यूज़ कर रहे थे जो उसके टॉक्सिन के प्रोडक्शन को कम करने के लिए यूज़ कर रहे थे उसी से रेजिस्टेंट हुआ, तो हम सब क्या करें, फिर हम उसको क्या देंगे, हम उसको देंगे लिनेजोलिड, लिनेजोलिड ये देंगे हम उसको, लिनेजोलिड क्या करती है, ये टॉक्सिन के प्रोडक्शन को सप्रेस कर देती है, टॉक्सिन प्रोडक्शन को ये सप्रेस कर देती है। ये टॉक्सिन के प्रोडक्शन को अगर सप्रेस करेगी, और इसके केस में अगर आप लिनेजोलिड दे रहे हो, ये अगर क्लिंडामाइसिन से रेजिस्टेंट है और आप लिनेजोलिड दे रहे हो, तो आपको ये अलग से जो अपन यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप लगा रहे थे कि एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन दे रहे थे, जैसे कि आपको वैनकोमाइसिन, फॉर एग्जांपल वैनकोमाइसिन, ये आपको देने की ज़रूरत नहीं है इस केस में, नॉट नीडेड। ये अकेली काफ़ी है, लिनेजोलिड अकेली इनफ है, आपको इसके लिए अलग से वैनकोमाइसिन इसको देने की नीड नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली हम एक बार इसके एल्गोरिदम को थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो एंटी माइक्रोबियल जो हम देंगे उसमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि हमें टॉक्सिन को रोकना है, हमें और टॉक्सिन बनने से ख़त्म करना है, हमें और टॉक्सिन नहीं बनने देना कुछ भी हो। तो सबसे पहले तो हम टॉक्सिन के प्रोडक्शन को ख़राब करेंगे, फिर टॉक्सिन की फैक्ट्री को ख़राब करेंगे। टॉक्सिन के प्रोडक्शन को हम कैसे ख़राब करेंगे, हम उसको क्लिंडामाइसिन दे देंगे। क्लिंडामाइसिन क्या करती है, वो TSST के प्रोडक्शन को डायरेक्टली रिड्यूस कर देती है। और हम टॉक्सिन के प्रोडक्शन को तो ख़राब कर दिया, अब हम टॉक्सिन की फैक्ट्री यानी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को ख़राब करेंगे। तो उसको हम कैसे ख़राब करेंगे, उसको हम एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन दे देंगे, जिसका आप नाम याद रख लीजिए, क्लॉक्सासिलिन या वैनकोमाइसिन। क्लॉक्सासिलिन कब देंगे, जब वो केस MSSA का है यानी वो मेथिसिलिन से ससेप्टेबल है। वैनकोमाइसिन हम कब देंगे, जब वो MRSA का केस है, अगर वो मेथिसिलिन से रेजिस्टेंट है तो। एंड क्लिंडामाइसिन से ही रेजिस्टेंट हुआ, मतलब जो हमारा फर्स्ट अटैक था उसी से रेजिस्टेंट हो गया, तो हम उसको दूसरी दवाई देंगे यानी लिनेजोलिड। हम उसको लिनेजोलिड देंगे तो हमको अलग से उसको वैनकोमाइसिन या ये जो अपन अलग से यहाँ स्टेप लगा रहे थे एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन, वो हमें देने की नीड नहीं है। और इसके साथ हमारा ख़त्म होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, और इसी के साथ हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के वायरुलेंस फैक्टर्स कवर हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में और इसकी एपिडेमियोलॉजी और इसके क्लिनिकल केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। बिफोर वी एंड दिस लेक्चर हाउएवर, हम एक बार टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की रीडिंग लगा लेते हैं बुक से, ताकि हमें पता चल जाए हमने कुछ मिस आउट तो नहीं कर दिया। तो स्टार्टिंग विद टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिन TSST। दिस टॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। हमें पता ही है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम
के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा टॉक्सिन है? TSST। TSS इट हैज़ टू सब टाइप्स, TSST1 एंड TSST2। TSST1 में हमने देख ही लिया था ये क्या है, ये एंटेरोटॉक्सिन एफ ही है। बोथ एक्ट एज सुपर एंटीजन। सुपर एंटीजन मतलब ये डायरेक्ट एक्टिवेशन करा रहा है बहुत सारे टी सेल्स का, मोर देन 20%, 20 to 30% टी सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। TSST1 इज एक्चुअली अ स्टेफाइलोकोकल एंटेरोटॉक्सिन एफ, हम 10 बार देख चुके हैं। फॉर्मली कॉल्ड पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन सी। पायरोजेनिक क्यों? क्योंकि ये फीवर कॉज कर रहा है। एक्सोटॉक्सिन क्यों? क्योंकि ये सिक्रीट हो रहा है। और सी का मीनिंग बस आर्बिट्ररी नंबरिंग है। इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ TSST1। रेयरली एंटेरोटॉक्सिन बी और एंटेरोटॉक्सिन सी में ऑल्सो भी एसोसिएटेड। बेसिकली ये सारे के सारे जो सीरोटाइप्स थे हमारे एंटेरोटॉक्सिन के, और सुपर एंटीजेंस थे, तो ऑब्वियसली एंटेरोटॉक्सिन बी एंड सी भी कर सकते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। रिस्क फैक्टर्स। इनिशियली टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वाज रिपोर्टेड फ्रॉम वुमेन यूजिंग हाईली एब्जॉर्बेंट वेजाइनल टैम्पॉन्स। हम देख ही चुके हैं, क्योंकि उसके अंदर वो ब्लड को रिटेन कर रहा था, वो वेजाइनल म्यूकोजा खराब कर रहा था, वहाँ पे ड्राइनेस कर रहा था, और ये क्या कर रहा था, वहाँ पे जो नॉर्मल फ्लो है उसको डिस्टर्ब कर रहा था। Vaginal tampons during menstruation. Subsequently, TSS has been reported from both men and non-menstruating women as a complication of staphylococcal abscess, जो अपन ने वो SOW देखा था। SOW में post SOW, S stands for staphylococcal abscess, O stands for osteomyelitis and W stands for wounds, post surgical wounds। यानी wounds कैसे हो सकते हैं? post surgical wounds हो सकते हैं, traumatic wounds हो सकते हैं, burn wound infections हो सकते हैं। अब पैथोजेनेसिस। TSST1 गेट्स एब्जॉर्ब्ड इनटू सर्कुलेशन फ्रॉम द टैम्पॉन्स। ये सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो गया TSST1, तो फिर क्या होगा? बीइंग अ सुपर एंटीजन इट स्टिमुलेट्स द टी सेल्स नॉन स्पेसिफिकली, ये अपन देख ही चुके हैं। बाय बाइंडिंग टू द वी बीटा रीजन ऑफ टी सेल रिसेप्टर, हमने डिटेल में देखा था ये MHC2 को वी बीटा रीजन से डायरेक्टली क्रॉस लिंक कर रहा है टी सेल रिसेप्टर के। causing excessive production of cytokines called as cytokine storm, ये भी अपन देख चुके हैं, which leads to a potentially fatal multisystem disease। potentially fatal multisystem disease मतलब toxic shock syndrome। both TSST and enterotoxin are examples of super antigens। ये भी हम देख चुके हैं, TSST और enterotoxin ये दोनों क्या थे? super antigens थे। described in detail in chapter 10, वो आपके immune system का chapter जो था। क्लिनिकल फीचर्स। पेशेंट्स प्रेजेंट विद फीवर, हाइपोटेंशन, म्यूकोजल, ये अपन सारे क्लिनिकल फीचर्स हमने किस में मेमोराइज किया था? कैमरा +2, रेड कैमरा +2। फीवर, हाइपोटेंशन, तो रेड से हमने क्या देखा था? रेड से हमने देखा था कंजक्टाइवल एंड म्यूकोजल हाइपरीमिया। कैमरा में हमने देखा था, सी से देखा था कंफ्यूजन, ए से देखा था एब्डोमिनल पेन, एम से देखा था हमने मायल्जिया CAM, कैमरा का CAM। एरा से हमने देखा था इरिथीमेटस रैशेज विच डिस्क्वामेट लेटर। अच्छा, ये वॉमिटिंग एंड डायरिया, हम पेरेंटरली फ्लूइड्स दे रहे थे, आपको याद हो तो क्योर में, मतलब उसके ट्रीटमेंट में हम क्या कर रहे थे? हम पेरेंटरली अग्रेसिवली फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर रहे थे। हम ओरली क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि ये वॉमिटिंग एंड डायरिया भी कॉज करता है। सब्सिक्वेंटली देर इज रैपिड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अदर ऑर्गन सच एज लिवर, किडनीज, लंग्स, GIT एंड और CNS। हमने ये कैसे याद किया था? किल GIT CNS। केस डेफिनेशन ऑफ TSS इंक्लूड्स क्लिनिकल क्राइटेरिया। केस डेफिनेशन ऑफ TSS इंक्लूड्स क्लिनिकल क्राइटेरिया, जिसमें हमने क्या देखा था? फीवर देखा था, रैश देखा था, डिस्क्वामेशन, हाइपोटेंशन, वो MDH फीवर रैश वही हमारा। मोर देन 3 मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, लेबोरेटरी क्राइटेरिया, नेगेटिव ब्लड कल्चर फॉर अदर पैथोजेंस, ये भी हम देख चुके हैं, एंड लैक ऑफ एविडेंस ऑफ अदर कॉजेज ऑफ इन्फेक्शंस। अच्छा, एंटी-TSST एंटीबॉडीज यूजुअली अपीयर इन द कन्वलेसेंट यानी रिकवरी फेज में। रिकवरी फेज में क्या हो रही थी? एंटीबॉडीज बन रही थी TSST के अगेंस्ट। दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, वो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज होती हैं, इसलिए TSST इज मोर सिवियर इफ एंटी-TSST एंटीबॉडीज फेल टू अपीयर। अगर ये एंटी प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज नहीं आएंगी तो ऑब्वियसली जो आपका टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होगा वो ज़्यादा सिवियरली होगा। डायग्नोसिस। डिटेक्शन ऑफ TSST कैन बी डन बाय लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, वो हमने टेस्ट डिस्कस कर लिया था। हमने क्या क्या डिस्कस करा था उनके अंदर? 3 हेडिंग्स में डिस्कस किया था। हमने 3 टाइप्स में देखा था, या तो आप टॉक्सिन को डिटेक्ट कर लीजिए, या टॉक्सिन की जीन को डिटेक्ट कर लीजिए, या ऑर्गन डैमेज को ट्रैक कर लीजिए। तो टॉक्सिन को हमने कैसे डिटेक्ट किया था? लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट से और एंजाइम इम्यूनोएसिस से। PCR बेस्ड एसेज आर अवेलेबल फॉर डिटेक्शन ऑफ TSST जीन्स, या आपने अगर जीन्स डिटेक्ट करने का चॉइस किया तो आप PCR बेस्ड एसेज कर सकते हैं TSST1 एंड TSST2 के लिए। अदर फाइंडिंग्स में इंक्लूड ऑल्टर्ड लिवर किडनी फंक्शन टेस्ट, जो ऑर्गन के लिए हमने देखा था, एंड लो प्लेटलेट काउंट। अच्छा, अब इसका लास्ट टॉपिक हमने टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का उसको देखा था, जो था उसका ट्रीटमेंट। एज टॉक्सिन कॉजेज कैपिलरी लीक,
हमने कैसे देखा था इसका ट्रीटमेंट, हमने 3 हेडिंग्स में देखा था कि सबसे पहले तो आपको अग्रेसिवली फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है। क्यों? क्योंकि इसने क्या करा है, एज टॉक्सिन कॉजेज कैपिलरी लीक, अग्रेसिव पेरेंटरल फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड वैसोप्रेसर टू रिवर्स हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन को आपको रिवर्स करना है तो आप एक तो फ्लूइड्स रिप्लेस करेंगे जो लूज हो गए हैं, और जो ब्लड वेसल्स जिनकी कैपिलरी लीक हो रही थी क्योंकि उनके अंदर क्या हो रहा था, डायलेशन हो रहा था, तो आप वेसोप्रेसर देंगे उसको। शुड बी इनिशिएटेड एट द अर्लीस्ट, ये किस लिए? शॉक को यानी हाइपोटेंशन को रिवर्स करने के लिए। एग्जामिन फॉर एंड रिमूव एनी कॉलोनाइज फॉरेन बॉडी, एग्जाम्पल वेजाइनल टैम्पोन, ये भी हम देख चुके हैं। एंड क्लिंडामाइसिन इज द प्रिफर्ड ड्रग फॉर TSS। क्लिंडामाइसिन किस लिए दे रहे थे हम? क्योंकि ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन के प्रोडक्शन को रोकता है। अच्छा, तो अब इसमें भी हमने देखा था 2 केसेस है। इट इज़ गिवन अलॉन्ग विद एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन, एग्जाम्पल क्लॉक्सासिलिन फॉर MSS है और वैंकोमाइसिन फॉर MRS है, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। फॉर क्लिंडामाइसिन रेजिस्टेंट केसेस, जिन केसेस में ये क्लिंडामाइसिन एक्टिव इफेक्टिव नहीं है, क्लिंडामाइसिन क्या कर रही थी, ये TSST के टॉक्सिन के प्रोडक्शन को रिड्यूस कर रही थी, लेकिन अगर बैक्टीरिया क्लिंडामाइसिन से ही रेजिस्टेंट है तो हम इसको दूसरी दवाई दे रहे थे, लिनेजोलिड। अब ये लिनेजोलिड क्या कर रही थी, लिनेजोलिड कैन बी यूज फॉर टॉक्सिन सप्रेशन, लिनेजोलिड टॉक्सिन के प्रोडक्शन को ही रोक देगी। इन सच केस एडिशन ऑफ वैनकोमाइसिन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसके साथ हमारा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पैथोजेनेसिस को एंड इसके क्लिनिकल फीचर्स को डिस्कस करेंगे, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के इन्फेक्शन को।